नमस्कार विद्वान साथियों। आज मैं आपके सामने प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर आया हूं जिसमें राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी राजकीय सेवा में सेवा के प्रारंभ से लेकर अंत तक जिन जिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है या जो जो समस्याएं आती है उनके प्रश्न, शंकाएं और उनका समाधान लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 या शंका: सेवानिवृत्त कार्मिक के जीपीएफ क्लेम फॉर्म के साथ क्या क्या दस्तावेज लगते हैं? अगर कोई शपथ पत्र या प्रपत्र लगता है तो उसका फॉर्मेट भेजने का कष्ट करें। अब देखिए इसमें क्या स्टेप फॉलो करनी है हमें। पहली स्टेप है एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ पर ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी। दूसरा स्टेप, आवेदन पत्र में ही दिए गए शपथ पत्र, आवेदन पत्र में ही मिल जाएगा ये शपथ पत्र को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर हूबहू जो आवेदन पत्र में लिखा हुआ है उसको स्टाम्प पेपर पे आपको लिखवाना है, टाइप करवाना है, लिख कर प्रमाणित करावे और संलग्न करें। तीसरी स्टेप है प्रथम से अंतिम जीपीएफ कटौती तक प्रमाणित जीपीएफ की मूल पासबुक, जो जीपीएफ जो पासबुक होती है वो। चौथा है सेवा विवरण, सर्विस बुक जिसे कहते हैं। सेवा विवरण शुरू से अंत तक डीडीओ वाइज, जिसकी जानकारी जीपीएफ पासबुक में डीडीओ के प्रमाणित हस्ताक्षर से मिल जाएगी। पांचवी स्टेप है सेवानिवृत्त सेवा समाप्ति आदेश, सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति जो आदेश है और डेथ से संबंधित है तो डेथ क्लेम होने पर डेथ सर्टिफिकेट। सातवीं स्टेप है बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी या निरस्त चेक संलग्न करें। और आठवीं और अंतिम है जीए 55 3 साल के पिछले वो चाहिए। ये पे मैनेजर से आसानी से मिल जाएंगे। ये सारी स्टेप फॉलो करते हुए इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न: किसी कार्मिक के माह अप्रैल 2020 के बिल से जीआईएस के 220 रुपये की कटौती कर दी गई है, परंतु एसएसओ आईडी से जीपीए प्रस्ताव सबमिट नहीं किया गया। तो ये हर साल अप्रैल माह में 220 रुपये काटे जाते हैं, उससे संबंधित है जीआईएस से। इसके लिए हमें क्या करना है, एसएसओ आईडी से जीपीए प्रस्ताव सबमिट करना जरूरी है। यदि कार्मिक की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो जीपीए प्रस्ताव के बिना नॉमिनी को भुगतान कैसे होगा? अतः अभी भी आप कार्मिक की एसएसओ आईडी से जीपीए का प्रस्ताव सबमिट करते हुए इसमें क्या करना है, नॉट जीपीए प्रस्ताव यदि गत वर्ष ऑनलाइन भर दिया गया है एवं नॉमिनी भी इस वर्ष परिवर्तन नहीं करना तो इसे दोबारा हर वर्ष ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉमिनी चेंज करना है तो ऑनलाइन नॉमिनी इसका चेंज होगा, एसएसओ आईडी से ये काम हो जाता है। एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ पोर्टल खोल के ये सारी प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाती है। अगला प्रश्न: एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38,000 रुपये है, उसका जून 19 का वेतन बनाना है, उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा? विकलांग राजकीय कार्मिक को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रुपये जो भी कम हो विकलांग भत्ते के रूप में मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक, मध्यावधि अवकाश में देय नहीं होता। इन 3 स्थितियों में यह भत्ता नहीं मिलेगा, ग्रीष्मावकाश में, शीतकाल में और मध्यावधि अवकाश जो होते हैं मई जून में जो लगते हैं। अतः उक्त अवकाशों में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार अनुपातिक मिलता है। नोट: अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली की जाए, अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। तो इन 3 छुट्टियों का ध्यान रखना है। इन 3 छुट्टियों में किसी प्रकार का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा। अगर गलती से ले लिया है कार्मिक ने तो उसका वापस भुगतान कर दें। अगली ऑब्जेक्शन है। अगला प्रश्न: एक सेवानिवृत्त कार्मिक का शेष उपार्जित अवकाशों का नगद भुगतान पीएल का नगद भुगतान बिल बनाते समय बिल अलोकेशन नहीं हो रहा है, क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सी बार होता है कि ये पीएल का जो अपन नगद भुगतान उठाते हैं 15 पीएल का, उसका बिल अलोकेशन नहीं हो रहा है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका समाधान है आईएफएमएस पर बजट हेड 2071-01-115-01-01 में बजट चेक करें। उक्त हेड में बजट प्राप्त होने एवं वह बजट पे मैनेजर पर मैपिंग होने के बाद ही बिल बनेगा। तो इस बजट हेड में देखना है, चेक करना है। अगर इस बजट हेड में बिल होगा, वेतन बजट पड़ा हुआ होगा तो इसको बनाने में आसानी होगी और पे मैनेजर पर वो शो हो जाएगा, उसके बाद ही बिल बनेगा। अगला प्रश्न है मार्च 20 की एसआई कटौती पर पीएम पर सिस्टम से मई के बिल प्रोसेस करने पर आप एसआई एरियर में शो हो रही है अपने आप, लेकिन एसआई ऋण की कटौती डबल नहीं हो रही है, उसको कैसे अपडेट करें? देखो इस समस्या का समाधान भी बहुत सौ के साथ होता है, बहुत सौ के साथ ये समस्या आती है। इसका समाधान कैसे होगा? 15/5/2020 के बीमा विभाग के आदेश अनुसार मार्च 20 की बकाया एसआई प्रीमियम की राशि मई
20 के बिल से कटौती की जानी है। अतः पीएम सिस्टम को अपडेट उसके अनुरूप अपडेट कर दिया गया है। मई 20 का बिल प्रोसेस करने के बाद बकाया एसआईपी की राशि ऑटो एसआई एरिया के रूप में आउटर, इनर एंड शेड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगी। यदि कोई कार्मिक अपने राज्य बीमा लोन की किस्त जो मार्च माह की बकाया है उसे मई में कटवाना चाहे तो उसकी सहमति से एम्प्लॉय पे डिटेल्स में लोन की राशि बिल प्रोसेस करने से पहले डबल करते हुए उसके बाद बिल बनावे। तो ये प्रोसेस करते हुए ये इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा। अगली चीज़ है, एक कार्मिक का प्रोबेशन 22 फरवरी को पूर्ण हुआ था। मार्च तक प्रोबेशन पूर्ण होने के आदेश भी हो गए, परंतु एचओडी से पे मैनेजर पर संशोधन मई में हुआ। अब उस कार्मिक की राज्य बीमा कटौती नहीं हो रही है। ऐसा ही पॉलिसी नंबर मैंडेटरी का मैसेज आ रहा है, कृपया समाधान बताओ। ये समस्या हो जाती है अक्सर। इसके लिए हमें मास्टर डाटा में नंबर टैब में एसआई पॉलिसी नंबर 032020 लिखकर एसआई की कटौती ऐड करें, फिर पॉलिसी जारी होने पर सही पॉलिसी नंबर लिख दें और एडिट कर दें। तो इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा, इस शंका का समाधान हो जाएगा। अगली चीज़ है, एक कर्मचारी जो जून 2020 में रिटायर हो रहा है उसका सरेंडर उठाया जा सकता है क्योंकि कर्मचारी के खाते में 310 पीएल है। कर्मचारी अब 10 पीएल का भुगतान उठाना चाहता है। अब इसके लिए क्या होगा देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छी जिज्ञासा है। 300 + 15 पीएल मंत्रालय व परिचारक कार्मिक के ही हो सकती हैं। इसमें से 15 पीएल को अगले 6 महीने में उपयोग करना होता है, अन्यथा वह लैप्स हो जाती है। इस केस में यदि कार्मिक ने इस वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश नहीं उठाया है तो वो 10 दिन का समर्पित लीव का भुगतान ले सकता है। एक नोट है इसमें, देखिए, शिक्षक बंधु अधिकारी जो कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है अथवा अन्य नॉन वोकेशनल विभाग के कर्मचारी के भी 300 + 15 पीएल हो सकती है। अगली जो जिज्ञासा है, अगला जो प्रश्न है, मेरा 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवं 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया, क्या यह सही है? देखते हैं। छठे वेतन आयोग में नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उस पे बैंड के 6 महीने की सेवा अनिवार्य थी। अतः 1/7/2016 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा, यह सही है। तो ये सही है कि जनवरी 2015 में प्रोबेशन पूरा हुआ और जुलाई 2016 में उसको इंक्रीमेंट दिया गया, ये सही है। नॉट, अब 7वें वेतनमान में प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण की तिथि से नेक्स्ट आने वाली 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है। तो 7वें वेतन में ये चेंज कर दिया गया है। पहले 6 महीने का प्रोसीजर था, कि प्रोबेशन कंप्लीट होने के 6 महीने बाद ये लागू होगा। 7वें में चेंज कर दिया गया। हमारे डीए एरियर के बिल 8 दिन पहले ट्रेजरी के पास दिखा रहा है पर जमा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भी हो जाता है बहुत सी बार। देखिए इसका क्या होगा। बिल पास होने के बाद जयपुर से ईसीएस होता है जो अभी राशि की उपलब्धता पर हो रहा है, उसके बाद ये राशि कर्मचारियों के खाते में जमा होगी, इसके लिए इंतजार करें। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगली जिज्ञासा, आरएसआर के अनुसार 26A नियम क्या है? नियम 26 है पदोन्नति या एसीपी पर वेतन निर्धारण के लिए है। एसीपी पर वेतन निर्धारण नियम 26A के तहत ही होता है, जिसमें वर्तमान 7th पीसी में नियम 26A के अंतर्गत वेतन निर्धारण करते समय वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल, रनिंग पे मैट्रिक्स लेवल में एक इंक्रीमेंट व जस्ट नेक्स्ट पे मैट्रिक्स लेवल में समान स्टेज या समान स्टेज न होने पर जस्ट नेक्स्ट स्टेज पर वेतन नियतन होता होगा, जबकि पदोन्नति पर आपका वेतन नियम 26A के तहत ही निर्धारित हो, यह आवश्यक नहीं। देखते हैं क्या है। यदि प्रथम एसीपी के बाद प्रथम पदोन्नति, द्वितीय एसीपी के बाद द्वितीय पदोन्नति और तृतीय एसीपी के बाद तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण में नियम 26A लागू नहीं होगा। केवल पदोन्नत पद के पे मैट्रिक्स लेवल में वर्तमान वेतन के समान स्टेज अथवा समान स्टेज न होने पर जस्ट नेक्स्ट स्टेज पर वेतन नियतन होगा। यदि पदोन्नत पद का पे मैट्रिक्स लेवल आपके पास पहले से ही है तो वेतन यथावत रहेगा, वेतन चेंज परिवर्तन नहीं होगा। इसके विपरीत यदि प्रथम एसीपी से पहले प्रथम पदोन्नति, द्वितीय एसीपी से पहले द्वितीय पदोन्नति
और तृतीय एसीपी से पहले तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण नियम 26A के तहत होगा, लेकिन उसे एसीपी नहीं मिलेगा। तो ये थी इसका समाधान। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे साथ। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पूरा प्रोसेस इस प्रकार है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ऐसे कार्मिक जिनकी एम्प्लॉय आईडी शाला दर्पण पर आज दिनांक 20/5/2020 तक गलत 4 बार ए और 999999999999 या 4 टाइम ए और बाकी 9 या अन्य कुछ दर्ज है, इस गलत आईडी को पीईओ रोल से निम्न स्टेप अपनाकर तुरंत सही किया जाना अपेक्षित है। क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं इसमें? पहला स्टेप है पीईओ स्कूल लॉगिन खोलेंगे, इसमें सेलेक्ट पीईओ रोल, इसके बाद ऑफिस टैब, नेक्स्ट स्टाफ रिलीविंग /ज्वाइनिंग पीईओ, सेलेक्ट द कार्यग्रहण बटन इन फ्रंट ऑफ द स्कूल ऑफ विच द स्कूल एम्प्लॉय वांट टू करेक्ट द आईडी, यूज़ एडिट बटन फॉर आईडी करेक्शन और लास्ट में क्लिक सेव। ऐसा करने पर ये प्रारंभिक शिक्षा हेतु जो है वो सही हो सकती है। और फिर भी नहीं हो तो इसके लिए रमसा CCR पे मेल कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, हमारे मास्टर डाटा लॉक हो गया है। अब किसी भी कार्मिक के स्थायीकरण होने पर उसकी बेसिक पे डिटेल अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाले हुए भी लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कार्मिक के बेसिक पे एवं बैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक HOD लेवल पर ही रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखाता है। इसके लिए क्या कोई लेटर डिस्पैच या ईमेल करना पड़ेगा? अगर ईमेल करना पड़े तो कृपया ईमेल शेयर करें। मतलब इसमें क्या प्रोसेस अपनाना है? इसके लिए सबसे पहले HOD से ही डाटा अप्रूव्ड होने पर ही सुधार होगा। अभी लॉकडाउन होने से वर्क एट होम से कार्य हो रहा है, इसलिए विलम्ब हो रहा है, तो आप ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसकी ईमेल आईडी है CAO secondary@gmail.com। इस पर अपने को मेल करना है, जिससे इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। अगली समस्या है, मई 2020 बिल में मार्च 2020 की SI की कटौती करनी है, तो क्या SI अधिघोषणा पत्र, जिसे हम फर्दर कहते हैं, SI अधिघोषणा पत्र बिल के साथ अपलोड करने हैं जो कि मार्च 2020 के बिल के साथ अपलोड नहीं किए गए। तो इसमें क्या स्टेप करनी है? 15/5/2020 के आदेश में ऐसे कोई निर्देश नहीं है, फिर भी यदि आप प्रथम घोषणा पत्र और अधिक घोषणा पत्र अपलोड कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। ये स्टेप इसमें करनी है। अगला जो प्रश्न है, पे मैनेजर पर एक कर्मचारी की जन्म तिथि 10/5/1963 यानी 10 मई 1963 और सेवानिवृत्ति तिथि 5/10/2023 आ रही है, जबकि नियमानुसार होनी चाहिए 31/5/2023 यानी 31 मई 2023 करनी है। इसमें सुधार कैसे होगा? इसके लिए जन्म तिथि का उचित प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका, सर्विस बुक जिसे हम कहते हैं, सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लगाकर ट्रेजरी में आवेदन करें। यह सुधार ट्रेजरी से ही होगा। तो इस सेवानिवृत्ति तिथि संबंधित जो सुधार है वो विद्यालय स्तर पर नहीं होगा, ये ट्रेजरी पे होगा। इसके लिए ध्यान रखें, ट्रेजरी पे जाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से इसका संबंध नहीं है, ट्रेजरी में ही इसका सुधार होगा। अगला जो प्रश्न है, ग्रेजुएटी सामान्य डेथ पर मान्य है या दुर्घटना डेथ पर ही मान्य है? ग्रेजुएटी सभी कार्मिकों को मिलती है, इसके लिए डेथ होना जरूरी नहीं। सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी ग्रेजुएटी का भुगतान होता है, परंतु मृत्युपरांत इसके भुगतान के नियम अलग होते हैं। गणना करने का तरीका भी भिन्न होता है, मतलब मृत्यु में अलग है, सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट में इसकी अलग तरह से गणना की जाती है। अगली जो क्वेरी है, मैंने जिस पीसी पर 2 दिन पहले एक बिल डिजिटल साइन से सक्सेसफुली हो गए, उसी पीसी पर आज जब एक सरेंडर बिल बनाया तो डिजिटल साइन में पिन मांगे तक की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर फिर से साइन फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने पर भी बिल साइन सक्सेसफुली का पॉप नहीं आ रहा और टोटल फाइल 3 आती है, परंतु साइन फाइल 0 ही रहती है। प्लीज़ समाधान बताएं। तो डिजिटल साइन अभी चालू कर दिए गए हैं, बिना डिजिटल साइन के भुगतान नहीं हो पा रहा, बिल नहीं बन पा रहा।
इसके लिए पे मैनेजर में बिल बना लिए और ई साइन में दिक्कत आ रही है, पहले एक्टिव एक्स या एक्टिव 10 की सेटिंग चेंज करें एवं उसे इनेबल कर दें। फिर निम्न वेब लिंक पर पे मैनेजर लॉगिन करके पुनः कोशिश करें, आपका समाधान हो जाएगा। तो इन स्टेप को फॉलो करते हुए इसका समाधान आसानी से हो जाएगा। अगली जो क्वेरी है, 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की एफएसआई कटौती अब वापस अपडेट क्यों नहीं हो रही। जो 55 वर्ष से अधिक के जो कार्मिक हैं उनकी जो एफएसआई कटौती है वो अपडेट नहीं हो पा रही है। देखिए इसके लिए क्या करना है। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की एफएसआई कटौती में छेड़छाड़ करने पर वह अपडेट नहीं होती है। इस हेतु आपको बल्क डिडक्शन में जाकर जोड़ें। वर्तमान स्लैब के अनुसार तो ऐड हो जाएगी, लेकिन आपको अन्य अमाउंट ऐड करना है तो ये ट्रेजरी से ही ऐड होगा। देखो इसमें क्या करना है, बहुत इजी स्टेप है। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की एफएसआई कटौती में छेड़छाड़ करने पर वह अपडेट नहीं होती है, छेड़छाड़ नहीं करें इसलिए। इस हेतु आप बल्क डिडक्शन में जाकर, कहाँ जाना है, बल्क डिडक्शन में जाकर जोड़ें। वर्तमान स्लैब के अनुसार तो ऐड हो जाएगी, किंतु आपको अन्य अमाउंट ऐड करना हो तो ये ट्रेजरी से होगा, तो अन्य अमाउंट इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। इसके लिए परेशान ना हो, ये ट्रेजरी से ही होगा इसका अन्य अमाउंट अगर हमें जोड़ना है तो। अगला है, अगली शंका, बिल रिवर्ट करने पर रिवर्ट सक्सेसफुली शो हो रहा है, फिर भी बिल रिवर्ट ऑप्शन दिखा रहा है, ऐसा क्यों, अब क्या करें। तो ये समस्या अक्सर आ जाती है। इसमें देखिए क्या करना है। बिल डीडीओ स्तर से रिवर्ट कर दिया गया है तो उस बिल को डिलीट कर देवे, फिर वही बिल नंबर लगाकर ऑब्जेक्शन दूर करके दोबारा नए सिरे से बिल बनाने का प्रोसेस पूरा करें, आपका समाधान हो जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो करना है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा आसानी से। अगली जो शंका है, अगला जो प्रश्न है, किसी कार्मिक की एसआई पॉलिसी 1800 रुपये कट रही है, फिर भी एसआई पॉलिसी एरियर 3000 क्यों कट रहा है, जबकि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भरा गया। मतलब उसकी कटौती 1800 रुपये है और एरियर के रूप में 3000 रुपये कट रहे हैं इसके, तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भरा गया, फिर भी मतलब उन्होंने कोई कटौती नहीं बढ़ाई, फिर भी 3000 रुपये कट रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, देखिए राज्य बीमा की कटौती मार्च 2020 के वेतन से बढ़ाई गई है, अतः बेसिक पे के अनुसार स्लैब देखें, उसके अनुसार एसआई एरियर की राशि ऑटो शो होगी। 1800 रुपये के स्थान पर नई स्लैब में कटौती 3000 रुपये की है, तो इसलिए वो 3000 रुपये आ रहे हैं। अगले जो शंका है, मई के वेतन में कुछ कार्मिकों के एसआई एरियर गलत शो हो रहे हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए देखिए क्या करना है, जबकि एसआई एरियर अपने आप आ रहा है। देखिए प्रश्न गंभीर प्रश्न है। मई के वेतन में कुछ कार्मिकों के एसआई एरियर गलत शो हो रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए, जबकि एसआई एरियर अपने आप आ रहा है। इसके लिए देखें, निदेशक बीमा विभाग के आदेश अनुसार मार्च 20 के बिल से एसआई की नई दरें लागू की गई है, उसके अनुरूप ही स्लैब के हिसाब से मई के बिल में एसआई एरियर की कटौती शो हो रही है। उक्त कटौती ऑटो जनरेट हो रही है, इसलिए उसमें सुधार करना अभी संभव नहीं है। इस हेतु आप पे मैनेजर की हेल्पलाइन पर स्क्रीनशॉट सहित एप्लीकेशन मेल करें। जो मेल होगा वो payManagerRJ@gmail.com। इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखें, 2 बार आ रहेगा, देखो PAYMANAGERRJ@gmail.com, ये ध्यान रखें। नवनियुक्त कार्मिक को प्राण फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए या ऑफलाइन, कृपया सटीक सलाह दें। मतलब जो नवनियुक्त जो कार्मिक है उसको लिए प्राण कार्ड बनते हैं। प्राण नंबर जारी करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन जारी प्राण नंबर का स्टेट गवर्नमेंट में इंटर सेक्टर शिफ्टिंग करवाना पड़ता है। इसके बिना कार्मिक की एनपीएस कटौती खाते में जमा नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन जनरेट प्राण नंबर का स्टेट गवर्नमेंट में सेक्टर शिफ्टिंग में सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच होती है, जिससे शिफ्टिंग में बहुत विलंब हो जाता है। अतः इस संबंध में जीपीएफ विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जीपीएफ ऑफिस में ऑफलाइन प्राण का आवेदन पत्र भरकर प्राण नंबर जनरेट करवाना चाहिए। इसमें एनपीएस की कटौतियाँ तुरंत खाते में जमा होने लगेगी। तो ये प्रोसेस करके ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगली जो शंका है, अगला जो प्रश्न है,
हमारे एक कार्मिक की सेवानिवृत्ति पीएल की राशि प्राप्त हो गई है। अब यह मैपिंग क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सेवानिवृत्ति जो पीएल की जो राशि प्राप्त हो गई है, लेकिन ये मैपिंग क्या है, इसके लिए प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। IFMS पर बजट आने के बाद विभाग द्वारा पे मैनेजर पर बजट मैपिंग किया जाता है, जो अपने आप विभाग करता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2-4 दिन लगते हैं। अभी लॉकडाउन होने से मैपिंग में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से ये काम थोड़ा पेंडिंग में है, अटका हुआ है, इसलिए चिंता ना करें, घबराएं नहीं। अगला जो प्रश्न है, अगली जो शंका है, अगली जो क्वेरी है, किसी कार्मिक को शाला दर्पण से रिटायरमेंट होने से 31 मार्च 2020 को रिलीव कर दिया, परंतु मार्च की सैलरी नहीं बना पाए। अब पे मैनेजर से सैलरी कैसे बनाए? तो देखिए इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना है कि उसकी सैलरी बने। शाला दर्पण से सेवानिवृत्ति के दिन अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है, जो नियमानुसार करना ही पड़ता है। शाला दर्पण से कार्यमुक्त करने पर पे मैनेजर पर बकाया सैलरी बिल बनाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कार्मिक का बकाया वेतन का भुगतान ही तो करना ही पड़ेगा। यदि कार्मिक की सैलरी पे मैनेजर पर ऑटो स्टॉप हो गई है तो पहले उसे रिलीज कर दें, फिर उसका बकाया वेतन बना ले। देखिए क्या स्टेप करना है, एक बार फिर बताता हूँ मैं। शाला दर्पण से सेवानिवृत्ति के दिन अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है। जिस दिन सेवानिवृत्ति होती है उस दिन उसको कार्यमुक्त करना ही है, जो नियमानुसार करना पड़ता है। शाला दर्पण से कार्यमुक्त करने पर पे मैनेजर पर बकाया सैलरी बिल बनाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कार्मिक का बकाया वेतन का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। यदि कार्मिक की सैलरी पे मैनेजर पर ऑटो स्टॉप हो गई है तो उसे रिलीज कर दें, फिर उसका बकाया वेतन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी स्टेप है। अगली जो शंका है, अगला जो प्रश्न है, किसी कार्मिक की मृत्यु 14 फरवरी को हुई तो उस कार्मिक की सैलरी 13 तक बनेगी या 14 तक? अच्छा प्रश्न है। और जो वेतन बनेगा क्या उसमें सभी कटौतियां होगी? विद्वान साथियों कृपया मार्गदर्शन करें। यह प्रश्न पूछा गया है। मृत्यु वाले दिन को कार्य दिवस माना जाता है, इसलिए 14 तक वेतन का भुगतान होगा एवं 15 से पारिवारिक पेंशन देय होगी। ऐसे प्रकरण में RPMF के अलावा अन्य कोई कटौती नहीं होगी। ध्यान रखिए, केवल एक कटौती होगी, RPMF। अगला जो प्रश्न है, जिज्ञासा वाला प्रश्न है, मैं पशुधन सहायक पोस्ट पर लेवल 8 का कर्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी मार्च 2020 की सैलरी कोरोना फंड में नियमानुसार 2 दिन की कटनी थी, जबकि मेरे 5 दिन की कट गई। मास्टर डाटा में सर्विस कैटेगरी स्टेट सर्विस लिखी हुई है जब हम सबऑर्डिनेट कैटेगरी में आते हैं, जबकि हम सबऑर्डिनेट में आते हैं, अधीनस्थ में, न कि राज्य सेवा में। रिफंड का समाधान, इसके लिए क्या समाधान होगा? देखिए, सर्विस कैटेगरी में सबऑर्डिनेट की जगह स्टेट सर्विस लिखे जाने से 5 दिन की कोरोना कटौती हुई है। आप पे मैनेजर पर सर्विस कैटेगरी चेंज करने तो रिक्वेस्ट करें, जो HOD से अप्रूव होने पर सुधार होगा। जो 2 दिन की जगह 5 दिन की कोरोना रिलीफ फंड में कटौती हो चुकी है वह अब रिफंड नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि वो कोरोना फंड में जा चुका है तो वो रिफंड नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, इसलिए ये आप चेंज कर लें, स्टेट सर्विस की जगह उसे सबऑर्डिनेट करें, तो ये HOD से अप्रूव करने पर ही होगा, ये तो ध्यान रखें। अगला जो है क्वेरी, प्रोबेशन में वरिष्ठ अध्यापक का अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है? प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें सेकंड ग्रेड जो टीचर है, जिसे हम वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, उसका अवकाश स्वीकृत कौन करता है? वरिष्ठ अध्यापक ने डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिवस का अवकाश लिया था और PEO महोदय ने स्वीकृत भी कर दिया। क्या नियमानुसार कार्य हुआ है? तो ये अच्छा प्रश्न है। प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते हैं, जिसने उसको नियुक्ति दी है, मतलब जिसमें नियुक्ति में जिसके हस्ताक्षर है वो। तो ये सेकंड ग्रेड में DD डिप्टी डायरेक्टर जो होता है उसके साइन होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में निदेशक के होते हैं, और थर्ड ग्रेड में जिला शिक्षा अधिकारी के या जो भी नियुक्ति करता है उसके साइन हो जाते हैं। 30 दिन से अधिक अवधि होने पर WPL राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा एवं संपूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखें, जो प्रोबेशन में है वो 30 दिन तक का ही अवैतनिक अवकाश लें, अगर आवश्यकता पड़े तो। इससे ज़्यादा लेने पर
थोड़ी परेशानी आती है, इसलिए ध्यान रखें। मेरा प्रोबेशन 9 मार्च 2020 को पूर्ण हो चुका है। स्थायीकरण आदेश मई 2020 में जारी हो चुके हैं। मैंने अपनी एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरकर डीडीओ से अप्रूव्ड भी करवा लिया है। अब समस्या ये है कि पे मैनेजर के मास्टर डाटा को एचओडी को फॉरवर्ड कर दिया था, जिससे अब एसआई नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। समाधान बताएं। तो ये अच्छा प्रश्न है। डेटा प्रोबेशन से रेगुलर वेब पे एंड लेवल एचओडी से अप्रूव्ड होने के बाद ही एसआई कटौती ऐड होगी, जब तक वेट करें। तो ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, एसआई नंबर जारी करवाने की प्रक्रिया से अवगत कराएं। मतलब एसआई नंबर कैसे जारी होते हैं, कैसे अलॉट होते हैं एसआई नंबर। राज्य बीमा की प्रथम कटौती जब मार्च महीने में की जाती है, तब पॉलिसी हेतु एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र, फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे कहते हैं, एसएसओ आईडी से होगा। एसएसओ आईडी पे जाना है, उस पर एसआईपीएफ पोर्टल खुलेगा और उसमें जाके प्रथम घोषणा पत्र, जिसे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, वो भरना पड़ेगा। उससे ही जारी हो जाएगा। प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जो बिल के साथ लगता है। उसी के आधार पर जीपीएफ ऑफिस से राज्य बीमा पॉलिसी का बॉन्ड जारी किया जाएगा। जीपीएफ ऑफिस जो हर जिला मुख्यालय पर होता है, वहाँ पर ही जमा होगा और वो जारी हो जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगला जो प्रश्न है, राज्य बीमा के प्रथम घोषणा पत्र व अधिक घोषणा पत्र की भरी गई प्रतियों को अब किस माह के वेतन बिलों के साथ लगाकर ट्रेजरी भेजना है। अभी लॉकडाउन में बिल की हार्ड कॉपी भी ट्रेजरी नहीं ले रही है, इसलिए स्थिति सामान्य होने के बाद जब ट्रेजरी बिल की हार्ड कॉपी मांगे, उस समय बिल के साथ संलग्न करनी है। लॉकडाउन की वजह से मार्च अप्रैल में ये समस्याएं आई थी, इस कारण ये प्रश्न काफ़ी आए, तो इसका समाधान थोड़ा देर से दिया मैंने। अगला जो प्रश्न है, वही कर्मचारी 31/5/2020 यानी 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहा है, क्या वह 31 मई से पूर्व सरेंडर उठा सकता है। अच्छा प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश पूर्व में नहीं लिया है तो अधिकतम 15 दिन का समर्पित अवकाश का भुगतान उठाया जा सकता है। मतलब इस वित्तीय वर्ष में अगर वो नहीं लिया गया है, उनके द्वारा समर्पित अवकाश का भुगतान, तो वो ले सकते हैं। और पहले ले रखा है तो वो वित्तीय वर्ष में, तो वो नहीं मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रोबेशन आगे बढ़ने पर क्या सीनियरिटी आगे बढ़ती है। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं, प्रोबेशन आगे बढ़ने पर सीनियरिटी आगे नहीं बढ़ती। सीनियरिटी का निर्धारण चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है, ये ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, मैंने 2018 में राजकीय नौकरी ज्वाइन की थी और वो 5 माह बाद किन्हीं कारणों से छोड़ दी थी, किंतु तब मेरे एसएसओ आईडी वगैरह बन गए थे और मुझे तनख्वाह भी मिली थी। अब पुनः मैंने नई भर्ती से उसी विभाग में वही जॉब ज्वाइन की है, तो क्या मुझे नई आईडी बनवानी है या पुरानी आईडी ही चलेगी, क्योंकि बिना आईडी के तनख्वाह नहीं बनेगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। वही एम्प्लॉय आईडी, पे मैनेजर आईडी एवं एसएसओ आईडी काम आएगी। यदि दूसरी नई बनवाते हो तो पहली वाली आईडी संबंधित विभाग से डिलीट करवानी है। अगर वो डिलीट नहीं करवाते हैं तो पहले वाली ही वो काम आ जाएगी, क्योंकि अपने नाम से वो सेव हो चुकी है विभाग के पास। अगला जो प्रश्न है, अगली क्वेरी है, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ। कोविड-19 के कारण सभी अवकाश निरस्त होने के कारण मैं पितृत्व अवकाश का उपयोग नहीं कर पाया और 3 महीने भी पूरे हो गए। अगर कोविड के बाद पितृत्व अवकाश ले सके, ऐसा कोई प्रावधान हो तो बताएं। अच्छा प्रश्न है। पितृत्व अवकाश नियमानुसार प्रसूति के दिन से 3 महीने की अवधि में ही देय होता है, इसमें कोई शीतलन का प्रावधान नहीं है। प्रसूति के दिन से 3 महीने की अवधि में ही ये अवकाश देय होगा। जो पितृत्व अवकाश होता है ये 15 दिन का मिलता है और ये 3 महीने के अंदर अंदर ही लेना होता है। अगर उस दौरान नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाता है। लैप्स माने इन्हें, इसमें कोई शीतलन का प्रावधान नहीं है। अगली जो क्वेरी है, मैंने फर्स्ट ग्रेड में 30 जून 2017 मध्याह्न पश्चात में ज्वाइन किया था, इसलिए मेरा स्थायीकरण 1/7/2019 को हुआ। तो मेरा 1/7/2019 को इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं। 2 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 1/7/2019 को वेतन निर्धारण होगा एवं अगला इंक्रीमेंट 1/7/2019 में मिलेगा।
तो ये ध्यान रखें, अगले सवाल मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी ने मार्च माह का वेतन आहरित नहीं किया है तो उसके मई माह का वेतन कैसे बनेगा? देखिए, उक्त कर्मचारी 6 पैसे वेतन आहरित कर रहा है, कर्मचारी जीपीएफ का है। जब उसके मार्च माह का वेतन बनाया जाता है तो 15 दिन की जगह 22 दिन का वेतन बन रहा है तथा सीएम कोरोना डेड कितने दिन का काटना है? उक्त कर्मचारी का 6 पे में मूल वेतन 25,870 है, जबकि अप्रैल माह का वेतन आहरित कर दिया है। इसके लिए देखो क्या प्रोसीजर अपनाना है अपने को। मार्च का वेतन 15 दिन का पार्शियल पे में बनावें, राशि ऑटो कैलकुलेट होगी एवं 3 दिन की राशि कोरोना फंड में कटौती होगी। अगली स्टेप, अगला प्रश्न, अगली जिज्ञासा, क्या 1 जुलाई को यदि पितृत्व अवकाश पर हो तो इंक्रीमेंट प्रभावित होता है? यदि इंक्रीमेंट प्राप्त कर लिया हो तो क्या होगा? 1 जुलाई को कोई कार्मिक सीएल के अलावा किसी अन्य अवकाश पर रहता है तो नियमित वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही लगनी है, परंतु उसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है। ऐसे मामलों में किसी ने आर्थिक लाभ 1 जुलाई से आहरित कर लिया है तो उसमें अंतर राशि की वसूली होगी, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न, मेरे स्टाफ में एक कार्मिक का मूल वेतन 71,300 है। इसके पूर्व में एसआई कटौती जो थी 1,800 रुपये कटनी थी। उनकी न्यू स्लैब में न्यूनतम कटौती 3,000 है, लेकिन उनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है, तो क्या 1,800 ही रहने दें या न्यूनतम 3,000 करें? इसके लिए देखिए, 1/4/2020 को जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनके एसआई की कटौती में कोई वृद्धि नहीं होगी, उनकी पुरानी कटौती ही यथावत रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखें। अगली क्वेरी है, अगला प्रश्न है, मेरे विद्यालय में एक कार्मिक व्याख्याता पद पर कार्यरत है जिसका प्रोबेशन टाइम चल रहा है, पर मार्च महीने की सैलरी में उसका वेतन पूरा बन रहा है, 50% नहीं बन रहा है। सभी तरह के प्रयास करके देख लिए पर उसका वेतन 50% नहीं बन रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। सर्विस कैटेगरी सब ऑर्डिनेट करने से यह समस्या पैदा हुई है, उसे स्टेट सर्विस करावें। इसके सुधार हेतु रिक्वेस्ट जनरेट करें, यह सुधार एचओडी से होगा। ये समस्या पहले भी आई थी कि सर्विस कैटेगरी में सब ऑर्डिनेट करने से ये समस्या आ रही है, उसको स्टेट सर्विस करने पर ये परिवर्तन हो जाएगा और उसका पेमेंट 50 दिन का जो है वो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला जो प्रश्न है, फैमिली डिटेल से एक नाम हटाने के लिए कार्मिक ने डीडीओ को रिक्वेस्ट भेजी। डीडीओ ने रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया। रिक्वेस्ट एचओडी के पास पेंडिंग दिखा रही है। बीकानेर बात की तो बताया कि कार्मिक की रिक्वेस्ट एचओडी पर शो नहीं हो रही, कृपया समाधान बताएं। रिपोर्ट में एचओडी रिपोर्ट की स्टेटस चेक करें, यदि पेंडिंग एचओडी बता रही है तो उसका स्क्रीनशॉट खींचकर बीकानेर एचओडी को मेल करें और जो मेल आईडी है वो है caosecedu@gmail.com, मतलब CAO सेकेंडरी SEC फॉर एजुकेशन edu@gmail.com, इस पर मेल करना है स्क्रीनशॉट खींचकर। अगली जो शंका है, अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2018 में एक दिन की सैलरी मध्याह्न पश्चात की वजह से ज़्यादा उठ गई, अब उसको वापस जमा करवाने का क्या तरीका है? क्या आरओपी से जमा हो सकती है? यदि चालान बनवाया है तो किस हेड में राशि जमा होगी? क्या उस राशि पर ब्याज जमा करवाना है? यदि करवाना है तो किस दर से? श्रीमान कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिक भुगतान की वसूली वेतन बनने से आरओपी में की जा सकती है एवं ई ग्रास से इसका 0202-01-102-03-03 हेड में चालान भी बनाया जा सकता है। वसूली में जब ब्याज वसूली के निर्देश होने पर ब्याज वसूल किया जाता है, अन्यथा ग्रॉस अमाउंट के आधार पर वसूली की गणना की जाती है, तो ये ध्यान रखें। ई ग्रास के द्वारा भी ये जमा हो सकता है और बजट हेड है, ध्यान रखें 0202-01-102-03-02। अगली क्वेरी, अगला प्रश्न, अगली शंका, मैं पूर्व में पुलिस कांस्टेबल था और पुलिस में मैंने 16 जनवरी 2016 को ज्वाइन किया था। पुलिस सेवा से रिलीव होकर 29 अगस्त 2019 को मैंने तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुझे 9 साल बाद एसीपी में क्या फ़ायदा मिलेगा, कृपया बताएं।
क्योंकि कांस्टेबल पद का लेवल अध्यापक पद के लेवल से कम है, इसलिए अध्यापक पद पर सीधी भर्ती पर कार्यकारिणी तिथि से यानी 9/18/27 वर्ष की गणना एसीपी के लिए की जाएगी। समान लेवल से समान लेवल के अन्य पद पर नियुक्ति होती है तो पूर्व पद की सेवा अवधि भी केवल एसीपी के लिए गणना योग्य होती है, पदोन्नति के लिए वो नहीं होती। ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कार्मिक को तीसरी संतान होने पर क्या क्या नुकसान होते हैं? ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, ये बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कार्मिक इस प्रश्न को लेकर संशय में रहते हैं कि क्या होता है। वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। कार्मिक को तीसरी संतान होने पर क्या क्या नुकसान होते हैं? 2 से अधिक संतान होने पर देय एसीपी 3 वर्ष बाद मिलती है, जैसे 9+3 12 वर्ष बाद, 18+3 21 वर्ष बाद, 27+3 30 वर्ष बाद, एवं पदोन्नति पर भी 3 वर्ष बाद ज्वाइन करने का अवसर मिलता है। तो ये नुकसान है, 3 संतान होने पर +3 हो जाता है, 9/18/27 की जगह 12, 21 और 30। अगली शंका, अगला प्रश्न, क्या विकलांग भत्ता ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन अवकाश और मध्यावधि अवकाश में देय होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। उपरोक्त अवकाश में विकलांग भत्ता देय नहीं है। इन अवकाश काल में केवल वर्किंग डेज के अनुसार अनुपातिक भुगतान होता है। तो ध्यान रखें, इन अवकाशों में विकलांग भत्ता देय नहीं होगा। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न, फॉरगो के करने के क्या लाभ है और फॉरगो नहीं करने से लाभ हानि बताने का कष्ट करें। फॉरगो करने के लाभ, नुकसान, फायदे, नुकसान। पहला, 27/30 वर्ष की तीसरी एसीपी मिल गई है तो फॉरगो में कोई नुकसान नहीं है। मतलब 27 या 30 वर्ष वाली जो एसीपी होती है वो मिल गई है तो उसके बाद कोई नुकसान नहीं है, फॉरगो कर दो तो भी। फॉरगो करने पर देय एसीपी पुनः पदोन्नति में ज्वाइन करने के बाद निर्धारित तिथि में फॉरगो अवधि को जोड़कर मिलती है, जैसे 9+3 12, 18+3 21, 27+3 27 ही आ रहा है जबकि 30 हो गया। फॉरगो करने पर वित्तीय एवं वरिष्ठता दोनों में नुकसान होता है, अतः फॉरगो बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। तो दोनों तरफ से नुकसान है इसमें, वित्तीय नुकसान भी है, वरिष्ठता का नुकसान भी है। तो फॉरगो बहुत ही सोच समझ कर ये निर्णय ले कि फॉरगो करना है या नहीं करना। अगला प्रश्न, अगली क्वेरी, एक कार्मिक 31 मई 2020 को रिटायर हो रहा है, उस दिन रविवार है। क्या कार्मिक को 31 मई को शाला दर्पण से कार्यमुक्त किया जाएगा अथवा उसके अंतिम साइन कब होंगे? अच्छा प्रश्न है। अगर संडे, रिटायरमेंट के दिन संडे हो तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है? कार्मिक को 31 मई 2020 को अवकाश होने पर भी मध्याह्न पश्चात अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। उस दिन कर्मचारी को उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु कर्मचारी स्वयं उपस्थित हो जाए और उसके 31 मई 2020 को उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा दिए जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। उस दिन उसको कार्यमुक्त करना पड़ेगा, चाहे रविवार ही क्यों न हो, लेकिन कर्मचारी को बाध्य नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, अगली क्वेरी, एक प्रधानाचार्य महोदय को 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण भिजवाना है। यह किस प्रकार व किसके माध्यम से भेजा जाएगा? साथ ही यह बताएं कि यह प्रकरण ऑनलाइन भिजवाना है या ऑफलाइन भिजवाना है। निदेशक कार्यालय से प्राप्त चेकलिस्ट एवं निर्देशानुसार प्रकरण की संपूर्ण जांच करें एवं स्थानीय लेखाधिकारी की टिप्पणी सहित प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में बीकानेर डाक से भेजे जाएंगे। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए सीबी ऑफिस से प्रकरण ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, वरना लॉकडाउन हटने के बाद ये डाक से ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में 22 मार्च से विद्यालय बंद है। एक विकलांग अध्यापक जिसे विकलांग भत्ता मिलता है, इस कर्मचारी की ड्यूटी कोविड-19 में विकलांग होने से कभी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई। मेरा प्रश्न ये है कि इस कार्मिक को मार्च, अप्रैल और मई का विकलांग भत्ता मिलेगा या नहीं? यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा? स्कूल में अवकाश नहीं है और इस स्थिति में लॉकडाउन है, अतः इस अवधि में वर्क एट होम का प्रावधान है, इसलिए मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन अवधि में विकलांग भत्ता पूरा देय होगा। ध्यान रखें, देय होगा। मई माह में 17 से ग्रीष्म अवकाश है, उसमें 16 दिन का अनुपातिक विकलांग भत्ता मिलेगा। मई माह का पूरा विकलांग भत्ता देना नहीं है, अन्यथा 15 दिन के विकलांग भत्ते को अनिवार्यतः वसूली की जाएगी। अगला प्रश्न, पीडी वेतन मद के एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2020 को हो गई है। वेतन प्री पे मैनेजर पर सब डीडीओ द्वारा बनाया जा रहा है।
240 पीएल के भुगतान हेतु बजट डिमांड की प्रक्रिया पे मैनेजर कार्मिक के अनुरूप ही रहेगी या। अगला प्रश्न, पीडी वेतन मद के एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2020 को हो गई है। वेतन प्री पे मैनेजर पर सब डीडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। 240 पीएल के भुगतान हेतु बजट डिमांड की प्रक्रिया पे मैनेजर कार्मिक के अनुरूप ही रहेगी या अलग रहेगी। बजट डिमांड प्रपत्र में डीडीओ कोड कौन से लिखते हैं, सब डीडीओ वाले या सीबीओ कार्यालय वाले या फिर स्कूल के पे मैनेजर वाले। अब इसका उत्तर है पीडी मद वाले कार्मिकों के 240 दिन पीएल भुगतान हेतु मुख्य डीडीओ जो सीबीओ है इस समय ऑफिस से बजट की डिमांड की जाएगी। उसके बाद बजट प्राप्त होने पर ही बिल इसका बनेगा। अगला जो प्रश्न है, अगली जो क्वेरी है, अगली जो शंका है, अगली जिज्ञासा, कोई एलडीसी L5 में 33,300 वेतन प्राप्त कर रहा है। अब उसको 27 वर्ष एसीपी प्राप्त होने पर वह L6 या L8 में से किस लेवल में फिट होगा और फिटिंग में मूल वेतन क्या होगा। कृपया समस्या हल करें। एसीपी में L5 से L6 मिलेगी और वेतन 34,400 होगा, जबकि L5, L6 और L7 तीनों वेतन स्तर समान है। अगली क्वेरी, अगला प्रश्न, मेरी अप्रैल की सैलरी GA55 पर शो क्यों नहीं हो रही। बिल ईसीएस होने के बाद टीवी नंबर व डेट जारी होने के बाद GA55 में शो होगी, इसलिए घबराए नहीं, हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, अगली जो शंका है, क्या हम HOD लेवल से एम्प्लॉय डेटा वेरीफाई हुए बिना डिजिटल सिग्नेचर से सैलरी बिल बना सकते हैं। जानकार साथीगण मार्गदर्शन करें। अभी बिल बना सकते हैं, लेकिन वित्त विभाग के आदेश अनुसार वेतन बिल माह जून 2020 पेड इन जुलाई 2020 के बिल HOD से डेटा अप्रूव्ड के बिना नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखें क्या प्रोसेस है। अभी बिल बना सकते हैं, लेकिन वित्त विभाग के आदेश अनुसार वेतन बिल माह जून 2020 पेड इन जुलाई 2020 के बिल HOD से डेटा अप्रूव्ड के बिना नहीं बनेंगे। अगली क्वेरी, अगला प्रश्न, पर्सनल पे मैनेजर आईडी में एसआई नंबर शो हो रहे हैं। अपडेट करने पर सीपीएफ नंबर पूछ रहा है, लेकिन डीडीओ की पे मैनेजर आईडी पर एसआई नंबर शो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से एसआई की कटौती ऐड नहीं हो रही है। समाधान बताएं। इसके लिए सीपीएफ नंबर 0000000 1 2 3 4 5 6 7 70 लिख देवें। एसआई पॉलिसी नंबर 032020 फीड करें, कटौती ऐड हो जाए। अगली क्वेरी, अगला प्रश्न, मेरा साथी ने 2005 में ज्वाइन किया। उसकी आईडी में RJBH 1998 में वर्ष गलत है। जिला भी चेंज कर लिया, कैसे बदलेगा। कृपया पूरा प्रोसेस बताएं। ज्वाइनिंग 2005 की है, जबकि आईडी में 1998 में शो हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए एम्प्लॉय आईडी में वर्ष 2005 की जगह 1998 में लिखा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पहले न्यू आईडी जनरेट करते समय जीपीएफ ऑफिस से गलत फीड हो गया। अब इसको सुधार करवाना है, तो जिस जीपीएफ ऑफिस से ये आईडी बनाई गई है वहीं से सुधार होगा। जहाँ से ये बनी है BH यानी भीलवाड़ा नहीं, भरतपुर से बनी हुई आईडी है। अब इसको सुधार करवाना है, तो जिस ऑफिस से ये बनी है उस आईडी बनाई गई है वहीं से सुधार होगा। अगर सुधार नहीं भी करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2005 की ज्वाइनिंग है, 1998 में आ रहा है, तो इससे कोई विशेष बात नहीं है, परेशान ना हो। और अगर आसानी से सुधर जाए तो इसको सुधरा ले। अगला प्रश्न, किसी कार्मिक की DPC चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक पद पर 19/9/2019 को हुई है। मूल वेतन 20,800 है। DPC सत्र 2018-19 की है। कार्मिक का दिनांक 19/9/2019 को कितना मूल वेतन होगा। क्या कार्मिक को 1/4/2018 से नौशल लाभ देय होगा या नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। पियोन से कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति होने पर केवल लेवल चेंज होता है। इस प्रकरण में 18-19 की DPC है और पदोन्नति 19-20 में हुई है, अतः लेवल 5 में काल्पनिक वेतन निर्धारण 31/3/2019 को होगा, जिससे कार्मिक को एक वेतन वृद्धि का फायदा होगा।
वास्तविक लाभ कार्यग्रहण तिथि से ही मिलेगा। अगला प्रश्न, अगली शंका, जीपीएफ कार्मिक की एक माह के वेतन में जीपीएफ कटौती अधिकतम कितनी कर सकते हैं? कार्मिक प्रति माह 20,000 रुपये की जीपीएफ कटौती करवाना चाहता है। क्या कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक से कोई लिखित एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी? कृपया मार्गदर्शन बताएं। कार्मिक के सकल वेतन में से कुल कटौतियाँ 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारी कटौतियाँ मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर आप कटौतियों की राशि की गणना करके जीपीएफ की कटौती निर्धारित कर सकते हैं। नॉट मोर देन 50%। प्रश्न संख्या 55 है, 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में आवास प्लस भोजन व्यवस्था टीए तथा डीए की दर क्या होती है? ये सब बहुत सारा की जिज्ञासा होती है कि आवास और भोजन मिल रहा है तो क्या टीए डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस दर से मिलेगा, कौन देगा, भुगतान कौन करेगा। ये प्रशिक्षण में जहां आवास एवं भोजन की व्यवस्था होती है वहां नियमानुसार 25% टीए एवं डीए का भुगतान होता है। अगली शंका, अगला प्रश्न, प्री पे मैनेजर पर मार्च की एसआई कटौती जो कि एरियर के रूप में मई के बिल से होनी है, रिडक्शन में एसआई एरियर 293 ऐड करना है या अपने आप कटौती हो जाएगी? कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। अब इसके लिए देखो क्या करना है। प्री पे मैनेजर पर सिस्टम अपडेट होने पर मई की सैलरी प्रोसेस करने पर स्वतः ही ऑटो यानी अपने आप ऑटो एसआई की बकाया कटौती व एसआई एरियर की राशि इनर शीट, आउटर शीट एवं शेड्यूल में शो होगी। तो ये करने पर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इसलिए घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगला प्रश्न, मेरी समस्या है कि एक कार्मिक 16 जनवरी 2020 को रिटायर हुए हैं। उनका जुलाई से दिसंबर का डीए एरियर तो प्रोसेस हो गया, परंतु जनवरी वाले बिल में शो डेटा करने पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उचित समाधान बताने का कष्ट करें। अच्छा प्रश्न, देखिए फिर सुनते हैं। मेरी समस्या है कि एक कार्मिक 16 जनवरी 2020 को रिटायर हुए हैं। उनका जुलाई से दिसंबर का डीए एरियर तो प्रोसेस हो गया, परंतु जनवरी वाले बिल में शो डेटा करने पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा। उचित समाधान बताने का कष्ट करें। इसके लिए देखो, मास्टर डाटा में के स्टेटस में रिटायर्ड करने से नाम शो नहीं हो रहा, इसलिए आप डिफरेंस शीट बनाकर डीए एरियर को सैलरी एरियर में बनाओ। तो ये सैलरी एरियर के रूप में ये बनेगा क्योंकि अपन ने मास्टर डाटा में उनका स्टेटस रिटायर्ड शो हो रहा है, इस कारण ये इस प्रकार से होगा। अगला जो प्रश्न है, अगली जो क्वेरी है, किसी कार्मिक की मार्च में प्रथम एसआई कटौती हो रही है तो उसके वेतन बिल में इनर शीट पर एसआई नंबर 03/2020 दिखा रहा है, परंतु एसआई शेड्यूल में यह नंबर क्यों नहीं दिख रहा? एसआई नंबर 03/2020 अंकित किया गया है। यह प्रथम कटौती मार्च 2020 में की गई है। यह सूचित करता है कि जब इनके वास्तविक पॉलिसी नंबर पर वह नंबर आप फीड कर देंगे, उसके पश्चात ही वास्तविक पॉलिसी नंबर शेड्यूल में शो होगा। तो इसलिए परेशान न हुए, एसआई नंबर 03/2020 अंकित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, अगली जो क्वेरी है, क्या परिवीक्षा काल अवधि समाप्त हो जाने के बाद परिवीक्षा काल अवधि की पीएल और एमएल मिलती है? अगर नहीं तो पूर्व डीडीओ द्वारा सेवा पुस्तिका में जोड़ी हुई पीएल एमएल का क्या किया जाए? परिवीक्षा काल में पीएल एवं एमएल अर्जित नहीं होती है। आप पूर्व में से सेवा में हैं तथा विद्यमान पुराने पद का वेतन आहरण कर रहे हैं तो आप केवल पूर्व में अर्जित पीएल एवं एचपीएल का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का। मेरा स्थायीकरण 13 मार्च 2020 को हुआ। मैंने मार्च की एसआई कटौती 1200 रुपये, मार्च के वेतन एरियर 19 दिन का एरियर जो है से कर दी थी। अब मई की सैलरी बनाने पर ऑटोमेटिक मार्च की एसआई कटौती एसआई एरियर से ले रहा है। इसको कैसे हटाएं कि मार्च की एसआई कटौती दोबारा मई में न हो? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि मई के बिल से
मार्च की एसआई कटौती एसआई एरियर में ऑटो जनरेट हो रही है, इसको हम डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। अतः आप पे मैनेजर की हेल्पलाइन पर मेल करके आपकी समस्या उनको बतानी पड़ेगी। इसके लिए जो मेल आईडी है वो है paymanagerrj@gmail.com। शाला दर्पण पर सीनियरिटी लिस्ट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जनरेट करना। जिन अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट शाला दर्पण पर जारी हुई है वे अपनी प्रविष्टि स्टाफ लॉगिन कर चेक कर 28 मई तक नो ऑब्जेक्शन टैब पर क्लिक करें, या जिनको ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करना है वे भी अपनी आपत्ति शाला लॉगिन शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से ही दर्ज करें। लॉगिन से संबंधित परेशानी हो तो अपने ब्लॉक के शाला दर्पण प्रभारी आरपी से संपर्क करें। ये कैसे होगा? स्टाफ लॉगिन पर सीनियरिटी लिस्ट पर ऑब्जेक्शन अथवा नो ऑब्जेक्शन करने पर के जो चरण है वो इस प्रकार है। पहला चरण है शाला दर्पण पर अपने आईडी और पासवर्ड डालकर स्टाफ लॉगिन करें। अप्लाई पर क्लिक करें, सीनियरिटी लिस्ट पर क्लिक करें, देखें नो ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें अथवा ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक कर अपनी आपत्ति दर्ज करें। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रश्नोत्तर के नीचे विशेष नोट लगाकर इसे संशोधित किया गया है। प्रश्न है कालातीत बिल क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। टीए और मेडिकल में कालातीत होने की अवधि क्या होती है? इसका उत्तर है अवधि पार बिलों को प्री चेक कराने बाबत आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है। पहली है 2 साल से अधिक अवधि होने पर विपत्र अवधि पार हो जाते हैं। दूसरा है टीए बिल यात्रा की डेट से, मेडिकल बिल डॉक्टर के साइन डेट से एवं अन्य एरियर बिल आदि के फिटिंग की ऑर्डर डेट से अवधि पार की गणना होती है। तीसरी जो क्वेरी है, तीसरी जो चीज़ बताने जा रहे हैं, 2 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगाकर डीईओ हेडक्वार्टर भेजते हैं, जहां AAO उसे प्री चेक करते हैं। चौथी चीज़ जो है 3 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगाकर डीईओ हेडक्वार्टर भेजते हैं, जिसे डीईओ ऑफिस से डीडी ऑफिस भेजा जाता है, जहां AAO उसे प्री चेक करते हैं। पांचवी जो चीज़ है, बजट आने पर ही बिल प्री चेक हेतु भेजे, जैसे बिल ट्रेजरी भेजते हैं उसी तरह बिल तैयार कर प्री चेक हेतु डीईओ ऑफिस भेजे। वहां से प्री चेक होने पर पे मैनेजर से फिर कवरिंग लेटर निकाल कर ट्रेजरी भेजते हैं। यह ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया एक ही वित्तीय वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। विशेष जो नोट है, आजकल डीईओ हेडक्वार्टर की जरूरत नहीं है। सीबीओ में कार्यरत AAO सेकंड ही इसके लिए अधिकृत है। अतः 2 वर्ष से अधिक अवधि वाले विपत्र सीबीओ कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय द्वारा एवं 3 वर्ष से अवधि वाले विपत्र संयुक्त निदेशक, जिसे हम जॉइंट डायरेक्टर कहते हैं, स्कूल शिक्षा में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा पूर्व जांच किए जाते हैं। अब आती है प्रश्नों की बारी, क्वेरी की बारी, शंकाओं की बारी। न्यू डीडीओ का रजिस्ट्रेशन पे मैनेजर पर और ट्रेजरी में करवाने की जानकारी से अवगत कराएं। पे मैनेजर पर डीडीओ का रजिस्ट्रेशन हेतु निम्न प्रक्रिया करें। सबसे पहले होगा इसमें मास्टर डाटा, डीडीओ रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई ओटीपी, एंटर ओटीपी और उसके बाद सबमिट। ध्यान रहे मास्टर डाटा में जाना है, उसके बाद डीडीओ रजिस्ट्रेशन पे, उसके बाद ओटीपी आएगी, फिर वेरीफाई करना है और उसके बाद एंटर ओटीपी और उसके लास्ट में सबमिट का बटन दबाना है। ट्रेजरी में नमूने के हस्ताक्षर वाला निर्धारित प्रपत्र एवं डीडीओ के उस स्कूल में पदस्थापन का आदेश में ज्वाइनिंग लेटर संलग्न करना है। डीएससी डोंगल को पूर्व ट्रेजरी से डीएक्टिवेट कराएं एवं नई ट्रेजरी में उसे एक्टिवेट कराने पर इस समस्या का, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, शंका समाधान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वरिष्ठता सूची निर्माण में वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होता है? डीपीसी वर्ष की सूची और सीधी भर्ती में चयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। इसमें कार्यग्रहण कब किया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता। एक ही वर्ष में पदस्थापित डीपीसी वाला कार्मिक आरपीएससी से चयन होकर आने वाले कार्मिक से वरिष्ठ होता है, चाहे आरपीएससी वाले कार्मिक ने पहले कार्यग्रहण किया हो। देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वरिष्ठता सूची का निर्माण में वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होता है। डीपीसी वर्ष की सूची और सीधी भर्ती में चयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। इसमें कार्यग्रहण कब किया जाता है इसका कोई मतलब नहीं होता, कार्यग्रहण से कोई मतलब नहीं है।
मतलब एक ही वर्ष में पदस्थापित डीपीसी वाला कार्मिक आरपीएस से चयन होकर आने वाले कार्मिक से वरिष्ठ है, चाहे आरपीएस वाले कार्मिक ने पहले कार्य ग्रहण किया हो। अगला प्रश्न, अगली क्वेरी, मैंने मार्च का बिल अपने घर से बनाया है। मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैंने प्रिंट नहीं लिया, लेकिन अब डिजिटल सिग्नेचर वाली रिपोर्ट प्रिंट नहीं हो रही। कृपया बताने का कष्ट करें रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी। निम्न प्रोसेस को अपनाकर जो आपकी जो प्रश्न है इसका उत्तर मिल जाएगा। निम्न प्रोसेस है, इसके लिए पहले जिस बिल की ई साइन रिपोर्ट निकालनी है उसके रेफरेंस नंबर अंकित कर लें, फिर अलोकेशन पे जाएं, उसके बाद ऑफलाइन बिल सबमिशन, उसके बाद डाउनलोड साइन रिपोर्ट। इसमें दो ऑप्शन है जिसमें रेफरेंस नंबर डालकर रिपोर्ट डाउनलोड करें। पहला है डीडीओ लेवल, इसमें बिना ई साइन रिपोर्ट निकलेगी। दूसरा है ट्रेजरी लेवल, इसमें ई साइन वाली रिपोर्ट निकलेगी। तो ऐसा करके आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्रीमान मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई कर्मचारी चिकित्सकीय अवकाश पर है और कार्यालय उसकी इस महीने का वेतन रोक रहा है। उस समूह का बिल प्रोसेस करने के बाद जब अनुपस्थिति विवरण पत्र अपलोड करें तब उसको अनुपस्थिति दर्शाया जाना चाहिए या नहीं दर्शाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्मचारी के अवकाश स्वीकृति के अभाव में वेतन रोका जा सकता है, तो उसकी कितने दिन का वेतन रोका गया है उसे अनुपस्थिति विवरण पत्र में दर्शाना चाहिए एवं अनुपस्थिति विवरण अपलोड करना भी अनिवार्य होगा, जिसमें अनुपस्थिति के प्रकार में लिए गए अवकाश का विवरण तथा दिनांक से दिनांक तक, मतलब कब से कब तक अवकाश लिया गया है, वो सारी चीज़ें उसमें अंकित करनी पड़ेगी। ऐसा करके आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 20 का बिल अभी बना रहे हैं, इस बिल में जीआईएस की कटौती वेतन से कर सकते हैं या चालान से करवाई जाए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दें। पेमेंट मैनेजर सिस्टम से जीआईएस कटौती बिल में ऐड हो जाती है तो बिल में काटें, अन्यथा कार्मिक की एसओ आईडी से चालान करावें या चालान बनावें एवं भरे हुए चालान की कॉपी एवं जीपीए प्रस्ताव की कॉपी बिल के साथ लगा देवे। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीए 141 कैसे एवं क्यों भरा जाता है तथा यह किसके लिए जरूरी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जीए 141 सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रिंसिपल को भरना पड़ता है। ये स्वयं डीडीओ होते हैं, परंतु उनकी सेवा पुस्तिका नियंत्रण अधिकारी यानी सीबीओ के कार्यालय में रहती है। इनकी सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन जीए 141 के आधार पर किया जाता है। जीए 141 में इस वर्ष 1/4/2019 से 30/6/2019 तक एवं 1/7/2019 से 31/3/2020 तक आहरित वेतन एवं भत्तों के बारे में जानकारी भरनी पड़ती है, जिसके आधार पर सर्विस बुक में सेवा सत्यापन सीजीएल द्वारा किया जाता है। तो जीए 141 है, ये सेकेंडरी एचएम और प्रिंसिपल के लिए होता है। अगला प्रश्न, अगली क्वेरी, क्या निलंबित कर्मचारी को चिकित्सा पुनर्भुगतान होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। पुनः बहाल होने पर मिलेगा। निलंबन काल में निर्वाह भत्ते का भुगतान होता है एवं इसके अलावा सभी सुविधाएं पुनः बहाल होने पर ही स्थापित रहेगी। अगले प्रश्न है, अगली क्वेरी है, किसी डीडीओ ने अपने अधीनस्थ 4 कार्मिकों के जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक थी उनके एसआई की कटौती 1300 से 2200 बढ़ा दी और मार्च व अप्रैल के बिल पास भी करवा दिए। अब इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, जबकि 55 वर्ष बाद ये नहीं बढ़ाई जाती, तो इसलिए ये प्रश्न आया है। आगे मई के बिल में कटौती वापस 1300 कर देवें और जो मार्च और अप्रैल में गलत कटौती कर दी गई उसका पूरा विवरण लिखे और जीए 55 तथा शेड्यूल की कॉपी लगाकर जीपीएफ ऑफिस प्रकरण भेजें, वहाँ से राशि का ऑनलाइन रिफंड हो जाएगी। अगला प्रश्न, डीए एरियर बनाते समय जुलाई का महीना उन कर्मचारियों का नहीं जुड़ रहा है जो पीडी हेड से अगस्त 19 में आए थे, उसी प्रकार उन कर्मचारियों का जुलाई का महीना पीडी हेड में जो उनके थे उनका भी जुलाई का डीए एरियर नहीं जुड़ा है। समाधान बताएं। इसका समाधान है, डिफरेंस शीट बनाकर डीए एरियर को सैलरी एरियर में बना देवें एवं सैलरी एरियर बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य लगा देवें कि वह विपत्र सैलरी एरियर में क्यों बनाया गया है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं जब पे मैनेजर पर मेरे विद्यालय के कार्मिक की डिटेल वेरीफाई करती हूँ तो डाउनलोड में दूसरे कार्मिक का डेटा ओपन होता है। जिस कार्मिक की डिटेल शो हो रही है उसका डेटा ओपन होता है। समाधान बताएं।
यह टेक्निकल प्रॉब्लम है। समस्या का स्क्रीनशॉट खींचकर पे मैनेजर की हेल्पलाइन पर मेल करें, payManagerRJ@gmail.com। अगले टीए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी जिज्ञासा बहुत से लोगों में रहती है, बहुत से कार्मिकों में। टीए बिल में बस ट्रेन किराया जितना बनता है उतना ही जोड़ें। आमतौर पर बस किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही मिलता है। दैनिक विराम भत्ते की दर मूल वेतन के अनुसार जिस श्रेणी में कार्मिक आता है उसी के अनुसार जोड़ी जावे। तीसरी चीज़ है, दैनिक या विराम भत्ते 6 घंटे से कम पर 0, 6 से 12 घंटे पर 17%, 12 घंटे से ऊपर पर पूरा देय होगा। मील भत्ता उस स्थान की दर के अनुसार देय होगा। इंसिडेंशियल चार्जेस जो भी पहले मिलता था वह अब उसे बंद कर दिया गया है, तो ध्यान रखें जो बिल में एंट्री ना करें। इसकी एक क्वेरी है, मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्य ग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे पूर्व स्कूल के टीए बिल का भुगतान उठाना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या प्रोसेस है। आजकल वर्तमान स्कूल के टीए बिल का भुगतान उठाने के लिए कर्मचारी को पे मैनेजर पर एम्प्लॉय लॉगिन से अपने टीए बिल जनरेट कर डीडीओ को फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, जो वर्तमान डीडीओ के पास जाते हैं। फिर संबंधित डीडीओ बजट आने पर अपने डीडीओ लॉगिन से टीए बिल बनाकर उसे वैलिडेट कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जहां से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है। यदि कार्मिक का ट्रांसफ़र हो जाता है एवं वह कोई बकाया टीए अपनी एम्प्लॉय लॉगिन से सबमिट करता है तो वह वर्तमान डीडीओ के पास आएगा। फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा। पुराना डीडीओ ऐड ट्रांसफ़र एम्प्लॉय ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवं यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्रवाई करते हुए हेतु टीए बिल ट्रेजरी को भेजेगा। विशेष नोट है, अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलों पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे। तो इसका समाधान है, बहुत अच्छा प्रश्न था। डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर करते समय बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद साइन बाय डीएससी सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद डीएससी को ओके करने के बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद जब साइन फाइल पर क्लिक करते हैं तो आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा। कृपया जानकारी साथीगण से मार्गदर्शन अपेक्षित है। इसके लिए हमें निम्न URL लिंक से लॉगिन करने की कोशिश करें। http://164.153.22/पे पर लॉगिन कर इसे साइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोबेशन में कार्मिक को यात्रा टीए के दौरान डेली अलाउंस देय है या नहीं, प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजकीय से इसका उत्तर है, राजकीय कार्य हेतु यात्रा करने वाला कोई भी कार्मिक चाहे वो परीक्षा काल में हो अथवा संविदा पर हो, नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है। ध्यान रखिए देय है। परीक्षा काल संविदा कार्मिक का मूल वेतन वही माना जाएगा जो उसको नियत पारिश्रमिक यानी फिक्स वेतन जो मिलता है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न, अगली क्वेरी है, किसी कार्मिक की सत्र 2019-20 में नकदीकरण उपार्जित अवकाश PL की सैंक्शन निकाल दी है और सर्विस बुक में इंदराज कर दिया गया है, तो क्या उस आदेश के अनुसार सत्र 2020-21 में बिल बनाया जा सकता है। देखिए इसका उत्तर, बिल वर्ष 2019-20 में आरित क्यों नहीं हुआ उसका उचित कारण अंकित कर इस वर्ष 2020-21 में उक्त बिल बनाया जा सकता है। उचित कारण लिखना होगा, उसके बाद ये बिल बन सकता है। एक कार्मिक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त होगा तो उसे 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देय होगा। इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं है, अतः 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट देय नहीं है। अंतिम प्रश्न है आज का, एक कार्मिक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से 3 ACP ली, फिर वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति हुई। अभी उसका लेवल 5 व वेतन 36,400 है। अब उसकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक पद पर लेवल 8 में हो गई है। वरिष्ठ सहायक पद पर वेतन निर्धारण कितने पर होगा। एक कार्मिक को अपनी सेवा में 3 ACP मिलती है और तीनों ACP मिलने के बाद पदोन्नति होती है, तो लेवल 8 में समान स्टेज और समान स्टेज नहीं होने पर ऊपर की स्टेज में केवल वेतन फिटिंग का लाभ देय होगा। एक कार्मिक का मई 19 का वेतन बनाते समय NPS कटौती 5522 के स्थान पर 4097 हो गई, यानी 1425 रुपये कम कटे। अब ध्यान आया तो कार्मिक का कहना है कि मेरे 1425 रुपये की कटौती कीजिए। अब कटौती कैसे करें, कोई विकल्प हो तो अवश्य बताएं। इसके लिए अब क्या करना है, 1425 रुपये का कर्मचारी की SSO ID से NPS का चालान बनाकर जमा करावें।
एनपीएस का चालान एसएसओ आईडी के थ्रू बन जाएगा और ये पैसे जमा हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हमारे आईएफएमएस पर रमसा आरएमएस से मद में 4 पोस्ट शो हो रही थी, लेकिन अब शो क्यों नहीं हो रही है जबकि बजट आवंटित हो चुका है? इसके लिए क्या करना है, देखो, उक्त बजट हेड परिवर्तित हुआ है, अतः इस हेड में वही पोस्ट है जो पहले पुराने हेड में थी। आईएफएमएस पर नए हेड में पोस्टों का अभी मैपिंग नहीं हुआ है, इसलिए आईएफएमएस पर पोस्ट शो नहीं हो रही, जबकि नए हेड में बजट आवंटित कर दिया गया है, अतः बिल आहरित करने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसका बिल आहरित करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, पे मैनेजर पर एक कर्मचारी के एचआरए एलिजिबल सिटी 8% करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है और ऑटोमेटिक 24% हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? एचआरए एलिजिबिलिटी सिटी जो 8% मिलता है उसकी जगह 24% ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, डीडीओ सीबीओ ऑफिस अथवा सब डीडीओ पीईओ से डेटा अपडेट करावें, सही हो जाएगा। डेटा अपडेट करने पर ही अपने आप सही हो जाएगा। अप्रैल माह में किसी कार्मिक की एनपीएस की कटौती होने से रह गई है और उसको पेमेंट हो चुका है। अब मई माह में एनपीएस की कटौती दुगनी कैसे करें या एनपीएस एरियर कैसे ऐड करें? इसके लिए देखिए क्या करना है, मई में एनपीएस की कटौती दुगनी ऐड नहीं होगी। अप्रैल की एनपीएस राशि का कार्मिक की एसएसओ आईडी से एनपीएस का चालान जनरेट कर जमा करा दे, तो एसएसओ आईडी से एनपीएस का चालान जमा हो जाएगा। अगला, किसी कार्मिक की नियुक्ति L5 में कनिष्ठ सहायक के पद पर है, अब 9 वर्ष की एससीपी कौन से लेवल में स्वीकृत होगी? इसके लिए देखो, इनको 9 वर्ष की सेवा पर एसीपी L5 से L6 स्वीकृत होगी। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक की पदस्थापन स्थान से 15 किलोमीटर से दूर कोविड-19 के निगरानी दल में 1 माह के लिए ड्यूटी लगाई गई है, क्या वह टीएडीए का हकदार है? यदि हाँ तो कितना व किस प्रकार बिल बनाया जाएगा? मार्गदर्शन करें। इसके लिए देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश में टीएडीए देने का उल्लेख करने पर 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर राजकीय यात्रा करने पर नियमानुसार टीएडीए मिलता है, लेकिन 29 दिन से अधिक प्रतिनियुक्ति होने पर यह देय नहीं होता है। 29 दिन से अगर ये कम है तो ये होगा, वरना नहीं होगा। जिन कार्मिकों के एसआई नंबर नहीं चढ़े हैं उनके बिल में प्रथम घोषणा पत्र को अपलोड करते समय ऑप्शन में उनका नाम नहीं आ रहा है, तो ये कैसे आएगा, कैसे होगा? इसके लिए देखिए, अभी लॉकडाउन के चलते घोषणा पत्र बिल के साथ अपलोड करने में शिथिलन दिया गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद जब ट्रेजरी बिल की हार्ड कॉपी मांगेंगे उस समय बिल के साथ लगा दी जाएगी। अगला जो है समस्या, अगला प्रश्न, अगर कोई कर्मचारी अपना वेतन हेड बदलवाना चाहता है तो क्या बदल सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जिस हेड में पद आईएफएमएस पद स्वीकृत हुआ है एवं कार्मिक का पद जिस हेड में शाला दर्पण में आवंटित है उसी के अनुरूप हेड रहेगा। कर्मचारी के बजट हेड का निर्धारण एचओडी से होता है। कर्मचारी अथवा डीडीओ कोई भी कार्मिक का हेड नहीं बदल सकता, तो ये ध्यान रखिए, डीडीओ और कर्मचारी स्वयं अपना हेड नहीं बदल सकते। एचओडी चाहे तो ये बदल सकते हैं। अगला, यदि किसी कार्मिक की ऑफलाइन समय का वेतन अभी भी बकाया हो, उसको नहीं दिया गया, तो उसको बनाने का क्या तरीका होगा? इसके अलावा यदि उस समय का वेतन नहीं बना, उसके लिए यदि कोई परमिशन लेनी हो, उसके बारे में कोई परिपत्र या लेटर आदि हो तो उसका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। देखिए, इसके लिए क्या करना है, वेतन बकाया का नो ड्यूज प्राप्त करें। सबसे पहले जो बकाया वेतन है उसका नो ड्यूज प्राप्त करें, जिससे विलंब का कारण स्पष्ट अंकित हो, मतलब उससे पता चल जाएगा कि विलंब होने का कारण क्या है। फिर वर्तमान डीडीओ बकाया वेतन बिल बना सकता है। प्रकरण 2 वर्ष की अवधि से पुराना होने के कारण प्री चेक की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी।
अगला जो है, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में बिल बनाए थे, पिछले वर्ष में वित्तीय बिल बनाए थे, लेकिन वो किसी कारणवश ट्रेजरी से पास नहीं हो पाए। बिल बन गए लेकिन ट्रेजरी से पास नहीं हुए। अब वो बिल ट्रेजरी से रिवर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ट्रेजरी से वापस रिवर्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। श्रीमान जी, समस्या का समाधान किया जाए जिससे बिल बनाया जा सके। अब देखिए इसके लिए क्या करना है। बिल पास होकर कर्मचारी के खाते में जमा होने की प्रक्रिया में निम्न विभिन्न स्तर होते हैं। देखिए, आइए जानते हैं क्या क्या विभिन्न स्तरों से गुजरता है बिल। सबसे पहले बिल बनना, सबसे पहले बिल बनेगा, ट्रेजरी से बिल पास होना, फिर तीसरे नंबर पर रिजर्व बैंक के नाम ECS फाइल जनरेट होना, फिर उसके बाद फिर उस बिल का कर्मचारी के बैंक में ECS होना, पेमेंट खाते में जमा होना और TV नंबर जारी होना। ये प्रोसेस से गुजरता हुआ अपना बिल बनता है। इस केस में यह पूरी प्रक्रिया उस वित्त वर्ष में संपन्न नहीं होने से बिल का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए आप ट्रेजरी से उस बिल को कैंसिल करावें, फिर आप DDO स्तर से बिल को डिलीट करें एवं इस नए वर्ष में दोबारा बिल बनावें। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यह कार्रवाई होगी। अब देखिए, मृत राजकीय कार्मिक का मेडिकल बिल बनाया गया। मृत जो राजकीय कर्मचारी था उसका मेडिकल बिल बनाया गया। फरवरी माह से अब तक पे मैनेजर पर मेडिकल बिल बैंक पास बता रहा है, लेकिन TV नंबर जारी नहीं हुए। मृत कार्मिक के खाते में राशि नहीं आई। जब ट्रेजरी में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनकी ओर से मेडिकल बिल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब उनकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। मेडिकल बिल को ट्रेजरी से पास कर बैंक को फॉरवर्ड कर दिया, बैंक तक फॉरवर्ड हो गया। TV नंबर जारी नहीं हुए। फिर उप कोषागार के माध्यम से NIC जयपुर में ईमेल किया गया। इस समस्या के समाधान हेतु ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण ट्रेजरी वाले कह रहे हैं कि अब मेडिकल बिल को वापस बनाना होगा, क्योंकि मेडिकल बिल में टेक्निकल समस्या आई है जो कि जयपुर NIC पे मैनेजर से ही समाधान हो सकती है, ट्रेजरी से समाधान नहीं हो पाएगा। अब यदि मैं मेडिकल बिल वापस बनाता हूँ तो बजट तो पहले वाले मेडिकल बिल में चला गया, यानी लैप्स हो गया। पहले वाले मेडिकल बिल में सारा बजट चला गया है, तो सारा बजट लैप्स हो गया। पुनः बजट मंगवाना बहुत ही मुश्किल है, बजट भी ज़्यादा है। सर, निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करावें। देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको यह बिल ट्रेजरी से कैंसिल करवाना होगा, फिर नए वर्ष में बजट जारी करावें और पुनः नए सिरे से बिल बनाने का पूरा प्रोसेस करें। एक कर्मचारी के फिक्सेशन का एरियर बिल बना रहे हैं, उस बिल पर कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाने अनिवार्य हैं। एक कर्मचारी के फिक्सेशन का जो बिल है वो बन रहा है, उसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। बिल के साथ जो प्रमाण पत्र आवश्यक हैं वह संबंधित बिल के इनर शीट पर ऑटो जनरेट होते हैं। अलग से कोई प्रमाण पत्र अब देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो शो हो जाएंगे इनर शीट में। अगली जो प्रश्न है, क्या माह मई 2020 के वेतन बिल के साथ माह मार्च की SIP के अलावा SI लोन और SI इंटरेस्ट की भी कटौती की जानी है या नहीं, उचित सुझाव देवें। इस हेतु अलग से निर्देश की आवश्यकता नहीं है। SI लोन और SI ब्याज की बकाया कटौती यदि कार्मिक कहे तो कटौती की जानी चाहिए। SI लोन की कटौती नहीं करने से कर्मचारी की ही अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। अगला जो प्रश्न है, अगली जो क्वेरी है, किसी कार्मिक का अप्रैल माह का पूरा वेतन बन गया है किंतु उसका वेतन केवल 11 दिन का बनाना था। अब उसकी ROP में NPS की कटौती किस हिसाब से करनी होगी, जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। अधिक भुगतान की कटौती वेतन से ROP में की जा सकती है अथवा E-ग्रास से चालान बनाकर भी वसूली हो सकती है। अधिक भुगतान की वसूली ग्रॉस अमाउंट के आधार पर निकलती है एवं NPS हो तो गवर्नमेंट अंशदान की राशि को भी दिनों के अनुपातिक रूप में गणना कर उस राशि को भी वसूली राशि में जोड़ना पड़ता है। तो ये प्रोसेस करके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एम्प्लॉय के प्राण नंबर गलत थे, उनको डिलीट कर दिए गए, अब ऐड नहीं हो रहे। आप बता रहे हैं कि डेटा लॉक हो चुके हैं, अब एम्प्लॉय का वेतन नहीं बन पा रहा है, डाटा कैसे अनलॉक कराएं। इसके लिए देखिए क्या करना है, कार्मिक की ID से रिक्वेस्ट जनरेट कर DDO को भेजें
जो HOD को फॉरवर्ड होगी। तत्पश्चात HOD द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव होने पर ही यह सुधार होगा। ऑब्जेक्शन या रिवर्ट बिल को पुनः सही कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले ट्रेजरी से बिल रिवर्ट होगा। सबसे पहले ट्रेजरी बिल रिवर्ट करेगी, उसके बाद DDO स्तर से बिल को रिवर्ट करना है। इसके बाद ऑथराइजेशन में जाकर उस बिल को डिलीट कर देंगे। अब नए अपडेट्स के अनुसार बिल को डिलीट करने के बाद फिर से नया बिल एलोकेशन नहीं करना है। अब ऑब्जेक्शन दूर कर पुनः बिल को दोबारा नए बिल की तरह पूरा प्रोसेस करें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी कार्मिक की मार्च की सैलरी नहीं बन पाई है, लेकिन अब बनाना चाहते हैं, परंतु कोरोना की कटौती ऐड नहीं हो रही है। सब प्रयास फेल हो गए हैं। मार्गदर्शन करें। हर तरह से प्रयास करने से कोरोना कटौती ऐड नहीं हो रही है तो ई-ग्रास से चालान बनाकर जमा करावे एवं चालान की कॉपी बिल के साथ लगा देंगे। इसके लिए बजट जो हेड है वो है 8448-120-07-10। इस पे ये बजट हेड है। टीए बिल ई साइन बनाने का प्रोसेस बताएं। जो टीए बिल है इसके लिए जो ई साइन का प्रोसेस क्या रहेगा देखिए। सबसे पहले कार्मिक अपनी एम्प्लॉय आईडी से टीए का बिल बनाकर DDO को फॉरवर्ड करें एवं हार्ड कॉपी DDO को प्रस्तुत करें। बजट उपलब्ध होने पर DDO टीए का निम्न प्रोसेस पूरा कर बिल बनावें। सबसे पहले टीए का बिल नंबर लगावें, बिल का प्रोसेस करें, अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैब में अनेक्चर विद ई साइन, उपस्थिति प्रमाण पत्र, यात्रा का आदेश अपलोड करें, फॉरवर्ड टू DDO करें, फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, डाउनलोड बिल रिपोर्ट, ई साइन बिल पे करें, ई साइन बिल की रिपोर्ट प्रिंट करें। ऐसा करने पर यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। क्या टीए बिल में आउटर इनर के अलावा एनेक्चर पर भी DDO के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं? यह ट्रेजरी द्वारा आक्षेप लगाया गया है। इसके लिए देखिए क्या करना है। यदि ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन लगाया है तो एनेक्चर पर डिजिटल साइन करने के लिए पहले इसकी PDF बनाएं। अबोर्ड एक्रोबैट रीडर DC डाउनलोड कर किसी भी PDF पर ई साइन कर सकते हैं, फिर उस PDF को अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देंगे। ये प्रक्रिया करने पर इसका समाधान आसानी से हो जाएगा। अगली जो चीज़ है, डिजिटल साइन करने के सारे स्टेप पूरे करने के बावजूद साइन सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आ रहा है, जबकि डिजिटल साइन करने से पूर्व आउटर इनर और शेड्यूल भी डाउनलोड कर ली। टोटल फाइल 3 दिखा रहा है। पासवर्ड डालने के बाद वो मैसेज नहीं आ रहा। पुराने एक्टिव 10 या एक्टिव X को कंट्रोल पैनल से हटाकर एक्टिव 10 का न्यू वर्जन डाउनलोड करें एवं सेटिंग सही करें तथा एक्टिव X तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग सही करें। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। IFMS पर पोस्ट विवरण PEEO क्षेत्र के बजट हेड की भी प्रदर्शित हो रही है। माध्यमिक विद्यालय की तो प्रदर्शित हो रही है, क्या प्राइमरी के विद्यालयों की भी पोस्ट विवरण IFMS मिलाना है? देखिए इसके लिए क्या करना है। सेकेंडरी सेटअप की अभी स्वीकृत पोस्ट IFMS पर मद अनुसार शो होती है। PEO अधीनस्थ एलिमेंट्री के स्वीकृत पदों का मिलान शाला दर्पण के अनुसार होता है। यह पद IFMS पर देखने पर शो नहीं होते हैं। एक कनिष्ठ सहायक जो मृत आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति से मंत्रालयिक सेवा से संबंधित है, उसकी नियुक्ति तिथि 4 जुलाई 2009 है और कार्मिक ने 2 वर्ष 4 जुलाई 2011 में पूरे किए तथा कार्मिक के द्वारा टाइप टेस्ट 19 मार्च 2020 को किया गया। इस कार्मिक को वेतन वृद्धि का लाभ कब से देय होगा और इसकी ACP में 9 वर्ष की गणना कब से की जाएगी? इसके लिए 2 वर्ष पूर्ण होने पर 4/7/11 को नियमित वेतन निर्धारण होगा। इस हेतु टाइप टेस्ट पास करने की अनिवार्यता नहीं है।
परंतु नियमित वेतन निर्धारण 2 वर्ष में कंप्यूटर RSCIT योग्यता अर्जित करने के बाद नियमित वेतन मिलेगा, अन्यथा देरी से कंप्यूटर योग्यता अर्जित करने पर परिवीक्षा काल उतने दिन आगे खिसक जाएगा। नियमानुसार नियमित वेतन वृद्धि 1 जुलाई से लगेगी जो नॉशनल होगी, परंतु इसका आर्थिक लाभ टाइप टेस्ट पास करने की तिथि 19/3/2020 से मिलेगा। तीसरा, ACP प्रथम नियुक्ति तिथि से ही देय होगी, परंतु इसका भी आर्थिक लाभ टाइप टेस्ट पास करने की तिथि से देय होगा। नोट है, देखिए नोट नंबर 1, वेतन वृद्धियां व ACP के आदेश टाइप टेस्ट पास करने के बाद ही हो सकेंगे। जो विधवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगती है उसे टाइप टेस्ट की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। पॉइंट नंबर 2 एवं 3 के संदर्भ में पहले कई लोगों को संशय था कि नियमित सेवा कब से मानी जावे। इसका स्पष्टीकरण कार्मिक विभाग ने आदेश दिनांक 2/6/2020 में दिया है। अगला प्रश्न, एक प्रधानाचार्य का शहर यानी ब्लॉक से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय बिलाड़ा ब्लॉक में स्थानांतरण होने पर उन्होंने कार्यग्रहण नहीं कर मेडिकल अवकाश ले लिया, लेकिन वेतन आहरित नहीं हुआ। इसके स्थान पर आने वाले प्रधानाचार्य का वेतन आहरित हुआ। फिर 3 महीने बाद उक्त प्रधानाचार्य का उसी विद्यालय में पुनः पदस्थापन हो गया, लेकिन बकाया वेतन आहरण के आदेश बिलाड़ा ब्लॉक के विद्यालय से हुए हैं, तो उनका उक्त अवधि का मेडिकल अवकाश कौन स्वीकृत करेगा? शहर ब्लॉक वाले कह रहे हैं कि आपके बकाया वेतन के आदेश बिलाड़ा से हुए हैं, इसलिए CBO बिलाड़ा आदेश स्वीकृत करेंगे, जबकि CBO बिलाड़ा कह रहे हैं कि आपने बिलाड़ा ब्लॉक में कार्यग्रहण नहीं किया है, अवकाश के बाद पुनः शहर ब्लॉक में ही कार्यग्रहण किया है, इसलिए आपका अवकाश शहर ब्लॉक से ही स्वीकृत होगा। कृपया नियम के परिप्रेक्ष्य में उचित मार्गदर्शन प्रदान करें कि अवकाश स्वीकृत कौन करेगा। देखिए, ऐसी स्थिति में जहां सेवा पुस्तिका रहेगी वहीं से अवकाश स्वीकृत होगा। ध्यान रहे, जहां सेवा पुस्तिका जो सर्विस बुक होती है वो रहेगी वहीं से अवकाश स्वीकृत होगा। वेतन आहरण जहां से होगा उनके द्वारा GA 141 भेजा जाएगा, उसी आधार पर सेवा सत्यापन होगा। अगर उक्त अधिकारी ने नवीन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है तो पूर्व में जहां कार्यरत थे वहीं से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। फिर वेतन चाहे कहीं से भी आहरित किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली चीज है, मेरे नियुक्ति सर्वप्रथम पटवारी पर दिनांक 4/1/2000 को हुई। मतलब मेरी नियुक्ति 4/1/2014 को पटवारी के रूप में हुई। इसके पश्चात तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर दिनांक 14/5/2015 को यानी 14 मई 2015 को हुई। इसके पश्चात 1/8/2019 को व्याख्याता पद पर हुई। अतः श्रीमान, मेरी ACP की गणना पटवारी 4/1/2014 या तृतीय श्रेणी 14/5/2015 से या व्याख्याता पद 1/8/2019 से की जाएगी, जबकि सभी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है। RPS रूल 2017 15 कोष्टक 4 के अनुसार प्राध्यापक पद अनुसार पद पर सीधी भर्ती की तिथि 1/8/2019 से 10 वर्ष बाद प्रथम ACP 1/8/2029 को मिलेगी। अगला प्रश्न, एक कार्मिक जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है उसका 15 दिन का सरेंडर अक्टूबर 2014 में उठाया था। उसके बाद ACP लगने के कारण बेसिक में अंतर आ गया। सरेंडर एरियर बनाने पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, कृपया समाधान बताएं। कारण स्पष्ट करते हुए डिफरेंस शीट बनावे एवं सैलरी एरियर में बना देवें। ACP की सेक्शन 2 वर्ष अधिक अवधि पार हो चुकी है तो प्री चेक प्रक्रिया पूरी करें। अगला जो प्रश्न है, एक कार्मिक की 2015 में वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। 9 वर्ष पश्चात 2014 में प्रथम ACP का लाभ मिल गया और 2015 में व्याख्याता पद पर DPC हो गई। अब अगली ACP कब होगी?
प्रथम नियुक्ति तिथि में 20 वर्ष बाद 2025 में द्वितीय एसीपी मिलेगी। मेरी 11/9/2012 को 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग हुई और 28/9/2018 को 2nd ग्रेड में मेरी डीपीसी हो गई। अब मेरी प्रथम एसीपी कब लगेगी? पहली एसीपी लगने से पहले प्रमोशन हो गया है, इसलिए अब दूसरी एसीपी नियुक्ति तिथि से 18 वर्ष बाद यानी 11/9/2030 में मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में जिन बीएलओ को पीएल मिली है, क्या वो प्रोबेशन पूर्ण होने पर सर्विस बुक में जुड़वा सकते हैं? प्रोबेशन काल में पीएल एवं एचपीएल अर्जित ही नहीं होती है, अतः यह सेवा पुस्तिका में नहीं जुड़ेगी। इसलिए जो प्रोबेशन पीरियड में जो टीचर है उनको बीएलओ अगर बीएलओ के रूप में पीएल मिलती है तो उसका कोई लाभ उनको देय नहीं होगा। पे मैनेजर पर डिजिटल सिग्नेचर केवल 2 फाइल इनर और आउटर पर ही हो रहे हैं, शेड्यूल्स पर क्यों नहीं हो रहे? इसका उत्तर है एक्टिव-एक्स का न्यू वर्जन डाउनलोड करें। उससे पहले कंट्रोल पैनल से पुराने वाले एक्टिव-एक्स को हटा दें। नोट: नया वर्जन लेने हेतु पे मैनेजर rj@gmail.com पर मेल करें। सब्जेक्ट में एक्टिव-एक्स लिखें, वहां से लिंक प्राप्त होगा जिसे डाउनलोड करें। पंचायत सहायक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं? पंचायत सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है, अतः यह सुविधा इनके लिए मान्य नहीं है। थर्ड ग्रेड अध्यापक का 2 वर्षीय प्रोबेशन पूरा हो गया है। उसके स्थायीकरण से संबंधित कौन कौन से पत्रावली फॉर्म के साथ लगेगी और कौन सा फॉर्म भरकर सबमिट कर सीबी ऑफिस भेजें? पहले शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर यह ऑप्शन था, अब यह ऑप्शन नहीं है। जानकारी प्रदान करें। स्थायीकरण हेतु आवेदन पत्र अपने सीबीओ के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजा जाता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें। पहला है निर्धारित फॉर्म, दूसरा 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, अलग अलग प्रतियों में जाएगा। दोनों वर्षों का कि परिणाम कैसा रहा। 2 वर्ष में आकस्मिक अवकाश जो सीएल जिसे हम कहते हैं, 2 वर्ष में आकस्मिक अवकाश सहित अन्य लिए गए समस्त प्रकार के अवकाशों का विवरण, मतलब 2 वर्ष में उन्होंने किस किस प्रकार के अवकाश लिए उन सबका विवरण जाएगा। 1 वर्ष में 15 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश लिया है तो अधिक दिनों की वसूली कर चालान की प्रति लगेगी उसमें। अगर 15 दिनों से ज़्यादा सीएल ले ली गई है तो उसके चालान कटेगा। सेवा संतोषप्रद का प्रमाण पत्र, ये संतोष 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड था इसमें सेवा संतोषप्रद रही, इसका प्रमाण पत्र। कोई अवैतनिक अवकाश लिया है तो अलग से उसका प्रकरण जिसमें पीएल फॉर्म, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं मय प्रिंसिपल की अभिशंसा सहित, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। प्रोबेशन में आकस्मिक अवकाश की गणना संशोधित आदेश अनुसार 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर ही की जाती है। अगला जो प्रश्न है, एसीपी प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? एसीपी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे देखिए। पहला है निर्धारित आवेदन पत्र, दूसरा 2 से अधिक संतान संबंधित शपथ पत्र, 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी प्रिंसिपल से प्रमाणित युक्त, पूर्व में स्वीकृत सभी एसीपी के आदेश एवं उनके वेतन निर्धारण आदेश की प्रतियां। चौथा है पूर्व में कभी प्रमोशन फॉरगो किया हो तो उसका पूरा विवरण। पांचवी जो चीज़ है 7वें वेतनमान में जो फिक्सेशन हुआ है उसके आदेश एवं वेतन फिटिंग आदेश की प्रति। छठा मूल सेवा अभिलेख। 7वीं जो चीज़ है एसीपी हेतु 7 वर्ष की एसीआर की समीक्षा होती है। यदि 7 वर्ष की एसीआर पूर्व में नहीं भरी गई है तो वह भी संलग्न करें। उक्त तरीके से तैयार आवेदन पत्र सीबीओ के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजे जाते हैं। नोट है देखिए, शिक्षा विभाग में शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर में ऑनलाइन एसीपी का आवेदन करने हेतु मॉड्यूल विकसित किया है, जिसके चालू होने पर एसीपी के लिए उस पर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। उसके बाद ये प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी। स्टाफ कॉर्नर पर ये जब से खुलने लग जाएगा तब से। मेरी प्रथम नियुक्ति 2011 में पाली जिले में अध्यापक के पद पर हुई। फिर 2016 में स्वैच्छिक,
जोधपुर जिले में ट्रांसफ़र हो गया। अब मेरी वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होगा? थर्ड ग्रेड अध्यापक में एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र होने पर पुरानी वरिष्ठता लैप्स हो जाती है। ध्यान रखिए, लैप्स हो जाती है। बहुत से समझते हैं कि लैप्स नहीं होती, कि संभाग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड ग्रेड में जो वरिष्ठता है वो जिले के अनुसार होती है, सेकंड ग्रेड में ये संभाग के अनुसार चलती है, और जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है उसमें पूरा राजस्थान है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, थर्ड ग्रेड अध्यापक के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र होने पर पुरानी वरिष्ठता लैप्स हो जाती है। जिस जिले से आए हैं उसके डीईओ से एक प्रपत्र 6 भर कर लाना होता है एवं नए जिले में जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ उसे जमा कराना होता है, जिसके अनुसार नए जिले में कार्यग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे नाम जोड़ा जाता है। तो दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कराने पर वरिष्ठता बिल्कुल लैप्स हो जाती है, ये ध्यान रहे। अगला प्रश्न, एक महिला कार्मिक 1 जुलाई 2019 इंक्रीमेंट के समय मातृत्व अवकाश पर थी और उन्होंने वापस 24 दिसंबर 2019 को कार्यग्रहण किया। डीडीओ द्वारा उनको मातृत्व अवकाश के दौरान रेगुलर सैलरी भुगतान किया जा रहा था। कार्मिक का इंक्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा या 24 दिसंबर 2019 से, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मातृत्व अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं मानते हैं, इसलिए इंक्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई से ही मिलेगा। उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें। 1 जुलाई की आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहने पर वेतन वृद्धि नियमित रूप से 1 जुलाई को ही स्वीकृत होती है, परंतु इसका आर्थिक लाभ पुनः अवकाश से कार्यभार ग्रहण करने पर ही मिलता है। मातृत्व पितृत्व अवकाश में अवकाश से पूर्व आहरित विद्यमान वेतन के अनुसार ही नियमित वेतन भुगतान करने का नियम है। केवल आकस्मिक अवकाश को ही अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, फिक्स पे वाले प्रोबेशन कालीन कार्मिकों का वेतन प्रोसेस नहीं हो रहा है। मेरे 5 वेतन हेड में से 3 में फिक्स पे कार्मिक है। इन तीनों बिलों को मंथली सैलरी प्रोसेस टैब में जाकर सैलरी प्रोसेस करते हैं तो सैलरी प्रोसेस नहीं होती है और ना ही कोई मैसेज शो हो रहा है, जबकि इन बिलों में से फिक्स पे कार्मिक को छोड़कर अन्य कार्मिकों के बिल प्रोसेस करते हैं तो सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली का मैसेज आता है और सैलरी प्रोसेस हो जाती है। ऐसा किस कारण से हो रहा है, इसका क्या समाधान है, अनुभवी साथी मार्गदर्शन करें। इसके लिए देखिए क्या करना है, इसके मास्टर डाटा में फिक्स पे की जगह 7th पे का सुधार करें और थर्ड ग्रेड टीचर है तो पे लेवल L10 की जगह LP10 तथा बेसिक 23,700 करें। बिल प्रोसेस हो जाएगा ये सुधार। यदि डीडीओ स्तर पर नहीं हो तो ऑथराइजेशन में रिक्वेस्ट जनरेट कर एचओडी को फॉरवर्ड करें। एचओडी से रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होने पर सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद शेड्यूल की रिपोर्ट में ऑल शेड्यूल्स 1/1 कैसे दिखेंगे? इसका उत्तर है, ऑल शेड्यूल की रिपोर्ट डाउनलोड कर उस पर ई साइन करने पर सबसे अंतिम शेड्यूल पर ई साइन शो होंगे। सभी शेड्यूल की रिपोर्ट 1/1 सेलेक्ट कर शेड्यूल डाउनलोड का भी ऑप्शन है, उससे हर शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ई साइन करते हैं तो सभी शेड्यूल पर ई साइन शो हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होने के बाद ये काम आसानी से हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी डबल बनी हुई है जिस कारण कार्मिक का वेतन 10 माह से अटका है। समाधान क्या होगा? डुप्लीकेट आईडी को मर्ज अथवा डिलीट करावें। यह ट्रेजरी से होगा, इसलिए जिला ट्रेजरी से संपर्क करना पड़ेगा। अगर किसी की डबल एम्प्लॉय आईडी बन गई है तो किसी कार्मिक की LIC कटौती एडिट करनी है, कैसे होगी? इसके लिए LIC मास्टर से LIC की कटौती एडिट या डिलीट या नई LIC कटौती ऐड की जा सकती है। ऑफलाइन बिल सबमिशन में एक बार बिल अपलोड करने पर बिल गलत अपलोड होने के कारण ट्रेजरी द्वारा बिल ऑप्शन लगाकर वापस रिवर्ट कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा बिल अपलोड करने पर बिल नॉट एग्जिस्ट लिखा आ रहा है। समाधान क्या होगा? ट्रेजरी से बिल रिवर्ट होने के बाद उसे डीडीओ स्तर पर बिल रिवर्ट कर फिर ऑथराइजेशन
में व्यू ऑब्जेक्शन बिल में वांछित डॉक्यूमेंट अपलोड करें एवं सबमिट कर दें। फिर ट्रेजरी को रेफरेंस नंबर सहित बिल को अपडेट करने की सूचना दे दें तो ये काम हो जाएगा। किसी स्थायी कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ कितने दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है? प्रसूति अवकाश 180 दिन तक स्वीकृत कर सकते हैं और अन्य अवकाश 120 दिन तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। अगर इससे अधिक अवधि का जो अवकाश होता है वो ऊपर के स्तर के अधिकारी करेंगे। डिजिटली साइंड के साथ एनपीएस प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है क्या? अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैब में बिल टाइप सेलेक्ट करने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वह ऑटो टैब में बताता है। जो बिल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वह अपलोड करना अनिवार्य है। किसी कार्मिक की जीए 126 में मनोनयन बिना किए निधन हो जाने पर फैमिली पेंशन कुलक भरते समय ग्रेजुएटी हेतु क्या क्या कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, विस्तार से बताएं। यदि किसी कार्मिक की सेवा पुस्तिका में डीसी एंड आरजी नॉमिनेशन फॉर्म भरकर नहीं चिपकाया है एवं डेथ हो चुकी है तो पारिवारिक पेंशन के कुलक में दर्ज उसके समस्त परिवार के सदस्यों में ग्रेजुएटी की राशि समान हिस्सों में विभाजित होकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है। वयस्क सदस्य से ग्रेजुएटी हिस्से के भुगतान हेतु आवेदन पेंशन प्रपत्र 12 में प्राप्त किए जाएं और अवयस्क सदस्यों के लिए आवेदन उनके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किया जाएगा तथा ये प्रपत्र कुलक के साथ लगावें। सभी सदस्यों की वर्णनात्मक नामावली 3 प्रति में एवं सभी के बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी भी संलग्न होगी। इसमें ये प्रक्रिया होने के बाद इसका समाधान हो जाएगा। अगली जो क्वेरी है, एक अध्यापक द्वारा मार्च महीने में अपनी एसएसओ आईडी से एसआई की कटौती 3000 से 5000 अपनी निर्धारित स्लैब के अनुसार करने के लिए डीडीओ को फॉरवर्ड किया गया। वर्तमान में इसका स्टेटस LDC/SI पेंडिंग बता रहा है। इन अध्यापक की अप्रैल माह के बिल में एसआई कटौती 3000 ही की गई। इस बिल का भुगतान हो चुका है। अभी मई माह में के बिल में कटौती 3000 तथा इसी बिल में मार्च माह की कटौती भी 3000 की गई। यह बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया जा चुका है। अब क्या समाधान है? अब यह तीनों माह की एसआई कटौती 5-5 हज़ार करने के लिए क्या प्रक्रिया है? अंतर राशि का एसएसओ आईडी से चालान बनाकर जमा करावें एवं चालान की कॉपी अधिक घोषणा पत्र संलग्न कर जीपीएफ ऑफिस में भेज दें तो इसका समाधान हो जाएगा। एक कार्मिक के जिसका प्रोबेशन काल 8/3/2020 को पूरा हो गया और स्थायीकरण आदेश आ गए, वह एसआई प्रथम घोषणा प्रपत्र भी भर दिया गया है, लेकिन पे मैनेजर पर केवल अप्रैल माह एसआई एरियर कटौती ही आ रही है, मार्च माह की नहीं हो रही है। समाधान क्या होगा? कर्मचारी की एसएसओ आईडी से मार्च 20 की राज्य बीमा कटौती का चालान बनावे, उसे भरकर चालान की कॉपी एवं प्रथम घोषणा पत्र सहित जीपीएफ ऑफिस भेज देवें। यह करने पर इसमें समाधान हो जाएगा। एक टीचर 2017 में पीडी खाते से सरेंडर 15 दिन की 6th पे कमीशन में भुगतान उठाया, लेकिन अब 2020 में पे मैनेजर पे है। सरेंडर एरियर कैसे बनेगा? प्रोसेस करते समय समस्या आ रही है, नॉट अलाउड लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए इसका समाधान कैसे होगा। पहले नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करें, फिर उचित कारण बताते हुए डिफरेंस शीट बनाकर सैलरी एरियर में बिल बनावे तथा बिल पर पूरा विवरण सहित प्रमाण पत्र लगा देवें। बिल अवधि पार है तो प्री चेक की प्रक्रिया भी पूरी कर बिल ट्रेजरी भेजें। किसी कार्मिक का आरपीएमएफ तय स्लैब से ज़्यादा कट गया, अब उसका कुछ समाधान संभव हो तो मार्गदर्शन करें। आरपीएमएफ की अधिक कटौती होने पर रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है, तो ध्यान रखें आरपीएमएफ में अगर ज़्यादा कट गया है तो ये रिफंड नहीं होगा। एक कार्मिक की पोस्टिंग 10 दिसंबर 2019 को हुई, अब प्राण नंबर आने पर बिल बना रहे हैं। दिसंबर के बिल से हितकारी निधि ऐड करने पर एम्प्लॉय पे डिटेल में हितकारी शो हो रही है, पर बिल प्रोसेस करने के बाद रिपोर्ट देखने पर तो इनर व नई कोऑपरेटिव शेड्यूल में हितकारी निधि कटौती शो हो रही है। इसके लिए क्या करना है?
देखते हैं इसके लिए। अब दिसंबर के बिल में राशि पे मैनेजर सिस्टम में सही तरीके से ऐड नहीं हो रही है तो निदेशक एवं सचिव हितकारी निधि बीकानेर के नाम से डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर बीकानेर भेजें एवं डीडी की फोटो कॉपी बिल के साथ लगावें। कार्मिक का नाम सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार पे मैनेजर पर नहीं आ रहा है, यानी कार्मिक का नाम मिसमैच हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण 300 PL की राशि का बिल नहीं बन पा रहा है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि कार्मिक का नाम कैसे सही हो। सर्वप्रथम SIPF पर DDO लॉगिन से ही सही करावें। उसके बाद एम्प्लॉय की व्यक्तिगत पे मैनेजर लॉगिन से नाम सुधार की रिक्वेस्ट जनरेट करें जो एम्प्लॉय आईडी से फैच होती है। उस रिक्वेस्ट के साथ नाम सुधार हेतु सर्विस बुक के पहले पेज की कॉपी अपलोड करें एवं DDO को फॉरवर्ड करें। DDO उसे HOD को फॉरवर्ड करेंगे जो HOD से अप्रूव होने के बाद पे मैनेजर पर नाम में सुधार होगा। एक महिला कार्मिक का मातृत्व अवकाश 5 मई को पूरा हुआ। निदेशालय स्तर से शिथिलन के कारण उस महिला कार्मिक ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। क्या मई माह का बिल बना सकते हैं? इसका उत्तर है, इसका समाधान, मातृत्व अवकाश पूरा होने के बाद इनको लॉकडाउन होने से ड्यूटी ज्वाइन करने की सूचना DDO को ईमेल द्वारा देनी चाहिए थी। निदेशक के आदेश अनुसार हेडक्वार्टर से अनुपस्थित लोगों के भी वेतन रोकने के आदेश नहीं है। किसी कार्मिक ने मार्च में ज्वाइन किया है, लॉकडाउन की वजह से प्राण नंबर अभी नहीं आया है, उसकी सैलरी कैसे बनाएं? जबकि GPF वाले बोल रहे हैं कि प्राण नंबर की जगह 000 लिख दो। दिनांक 1/1/2017 से नए कार्मिकों के फिक्स वेतन से नियमानुसार NPS की कटौती करना अनिवार्य है, अतः प्राण नंबर के अभाव में वह कटौती करना संभव नहीं है, अतः प्राण नंबर के अभाव में बिल नहीं बनेगा। NPS कार्मिक की डेथ होने पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिए कितने प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ती है? आपको जो NPS की राशि मिली है उसमें से ग्रेजुएटी की राशि कम कर जितनी बचती है उतनी चालान से जमा करवाएं। प्रथम नियुक्ति 3rd ग्रेड अध्यापक 1/12/98, सीधी भर्ती 2nd ग्रेड नियुक्ति 28/9/2006 और पदोन्नति 1st ग्रेड 3/8/2015। आज तक एक भी ACP नहीं मिली, अब ACP कब मिलेगी? पहली ACP मिलने से पहले प्रमोशन हो गया, अब दूसरे ACP सीधी भर्ती 2nd ग्रेड की नियुक्ति तिथि 28/9/2006 में 20 वर्ष सेवा पर 28/9/2026 को देय होगी। कोई कार्मिक सोमवार से शनिवार तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल लीव लेता है तो क्या छुट्टियों के दोनों ओर रविवार को ऐड कर सकते हैं? इसमें 6 मेडिकल लीव कटेगी या 7? कृपया स्पष्ट करें, कोई आदेश हो तो बताएं। इस प्रकार के प्रकरण में डॉक्टर ने जिस दिन से कार्मिक को फिट बताया गया है उसके अनुसार ज्वाइन करना पड़ेगा। उस दिन अवकाश है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, उसी अनुसार मेडिकल अवकाश की गणना की जाएगी। ई-ग्रास से चालान जनरेट कर राशि बैंक में जमा कराने के पश्चात चालान का ऑनलाइन सत्यापन का क्या प्रोसेस है? इसके लिए IFMS पर रेवेन्यू रिपोर्ट से चेक कर चालान का मिलान किया जाएगा। एक कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी पे मैनेजर पर शुरू से ही गलत दर्ज हो गई, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से वेतन रोक रखा है। आईडी सही कहाँ से होगी? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। SIPF से कार्मिक की सही आईडी का प्रिंट संलग्न कर एक लेटर जिला ट्रेजरी को भेजें, यह सुधार ट्रेजरी से होगा। पे मैनेजर पर कार्मिक के SI GPF प्राण नंबर अपडेट कैसे करें? पे मैनेजर पर न्यू अपडेट के अनुसार SI GPF प्राण नंबर अपडेट करने के लिए निम्न प्रोसेस होगी। सबसे पहले DDO लॉगिन से SIPF पोर्टल पर यह नंबर स्कीम डिटेल्स में अपडेट करें। यह नंबर SIPF से पे मैनेजर पर फैच होकर ऑटो शो होते हैं। फिर कार्मिक की व्यक्तिगत आईडी से नंबर टैब से रिक्वेस्ट जनरेट कर DDO को फॉरवर्ड करें।
इस हेतु नंबर से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे एसआई की पॉलिसी, पासबुक के पहले पेज की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी आदि। तीसरी स्टेप है डीडीओ उस रिक्वेस्ट को व्यू कर अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। यदि रिक्वेस्ट व अटैच डॉक्यूमेंट सही है तो डीडीओ उसे एचओडी को फॉरवर्ड कर देगा। एचओडी से रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद यह सुधार की प्रक्रिया पूरी होगी। एक बार रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद उसे रिजेक्ट करनी है, वह जहाँ पेंडिंग बता रहा है वहाँ से रिजेक्ट करवाने के बाद कार्मिक दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है। विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर पे मैनेजर पर नाम चेंज करने का क्या प्रोसेस है या स्वतः ही ये हो जाता है? क्रमोन्नति आदेश संलग्न कर आवेदन जिला ट्रेजरी को भेजें, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। परिवीक्षा काल में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति कौन करेगा? 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश इनके नियुक्ति अधिकारी जो संयुक्त निदेशक मंडल कार्यालय स्वीकृत होगा। 30 दिन से अधिक राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग स्वीकृत करेगा। 30 दिन तक का जो अपने संभाग स्तर पर कार्यालय है वहाँ से होगा, और उसके बाद बीकानेर से। 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने पर उसका सैंक्शन आदेश बिल के साथ अपलोड करना आवश्यक है। जी हाँ, सैंक्शन आदेश अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा बिल पारित नहीं होगा। एक कर्मचारी अपने सेवा काल में अधिकतम कितनी बार फॉरगो कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जब भी प्रमोशन हो, यह ज्वाइन नहीं करना चाहे फॉरगो कर सकते हैं। फॉरगो करने से उसको ड्यू एसीपी पुनः प्रमोशन पर ज्वाइन करने के बाद ड्यू डेट में फॉरगो अवधि जोड़ने के बाद स्वीकृत होगी। फॉरगो से वरिष्ठता एवं आर्थिक दोनों नुकसान होते हैं, अतः फॉरगो बहुत सोच विचार कर ही करना चाहिए। बहुत ही विकट परिस्थिति हो जब फॉरगो करना चाहिए, वरना फॉरगो नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों नुकसान है, आर्थिक एवं वरिष्ठता संबंधी दोनों नुकसान है इसमें। मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण मैं अपने हस्ताक्षर पहले की तरह नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपने सर्विस बुक में हस्ताक्षर परिवर्तन करने हैं। यदि शिक्षा विभाग का कोई हस्ताक्षर परिवर्तन का नियम है तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। डीडीओ को कारण बताकर आवेदन पत्र देवें, जिसके आधार पर वे हस्ताक्षर चेंज करने की अनुमति देंगे तथा सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर करवाकर डीडीओ उसे प्रमाणित कर देंगे। इस हेतु सेवा पुस्तिका में अलग स्थान निर्धारित है। तो सेवा पुस्तिका में देखें ये चीज़। अगली समस्या, अगला प्रश्न, क्या निजी पे मैनेजर आईडी से डीए की पे स्लिप डाउनलोड हो सकती है? पे स्लिप तो वेतन की निकलती है, डीए की पे स्लिप नहीं होती। अगर अधूरा ज्ञान हो तो प्रश्न न करें, अन्यथा आप अस्सी के पात्र ही बनेंगे। तो ऐसे प्रश्न न करें भविष्य में, जिससे कि आप अस्सी के पात्र हो। डीए एरियर की जानकारी टीवी नंबर जारी होने के बाद जीए 55 में देख सकते हैं। एक अध्यापक जो स्कूल में कार्यरत है, उनके दिसंबर 19 में 300+4 पीएल हो गई है। वह 15 पीएल का सिलेंडर उठाने के लिए 304 में से 15 घटाएंगे या 300 में से 15 घटाएंगे। अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारी है, इनके 300+4 पीएल नहीं जुड़ती है, यह गलत जोड़ी गई है। इनके अधिकतम 300 पीएल जुड़ती है एवं अन्य लैप्स हो जाती है। समर्पित लेने के बाद अब उनके खाते में 300 - 15 285 ही पीएल शेष रहेगी। ध्यान रहे, 300 से ज़्यादा अध्यापकों के पीएल नहीं जुड़ेगी। वरिष्ठ अध्यापक की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रुकने पर पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पदोन्नति होगी या नहीं? नियत समय से 1 वर्ष बाद पदोन्नति होगी। अगला प्रश्न, एक वरिष्ठ अध्यापक निलंबन के बाद जांच अधीन ही बहाल होकर 6 मार्च 2020 को दोपहर बाद कार्य ग्रहण करता है। उसका 6 दिन का निलंबन काल का वेतन अंतिम भुगतान पत्र के आधार पर आधा बनाया जाना है तथा बाकी दिनों का पूरा बनाया जाना है। अब प्रश्न ये है कि पे मैनेजर पर 2 भाग में इसे कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि पे मैनेजर पर मार्च का आंशिक वेतन नहीं बन रहा है।
बाकी दिनों के वेतन में कितने दिन का वेतन स्थगित रहेगा? मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी कटौती होगी? इन सब के लिए पे मैनेजर पर वेतन की सेटिंग कैसे होगी? ये बहुत ही जटिलता भरा सवाल है। इसके लिए देखिए क्या करना है। 6 दिन का निर्वाह भत्ते का बिल अलग से बनावे, शेष 9 दिन का फुल पे पोर्टल से बनावे एवं उसमें से कोरोना की 3 दिन की कटौती बेसिक पे के हिसाब से काटे, यह बिल भी अलग बनावे। 16 दिन का वेतन स्थगित रहेगा जो बाद में आदेश होने पर बनेगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को पूरा करना है, जब जाके इनका बिल आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक जो गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर गया और अब चिकित्सा अवकाश से वापस लौटने की संभावना नहीं है, यानी चिकित्सक द्वारा उसको फिटनेस दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि कार्मिक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ऐसी परिस्थिति में उसका वेतन किस आधार पर बनाया जाएगा जबकि उसके अवकाश खाते में अवकाश शेष है? इसके लिए देखिए क्या करना है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 81 के अनुसार प्रथम परिस्थिति में उसके लिए जब चिकित्सक निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये कब सेवा में लौट सकता है या नहीं, ऐसी परिस्थिति में उसकी सलाह पर 12 माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, मतलब 12 महीने तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति में उसी कार्मिक के बारे में चिकित्सक द्वारा यह सलाह दे दी जाए कि अब यह राजकीय सेवा करने में सक्षम नहीं है तो उसके अवकाश में 6 माह की वृद्धि की जा सकती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को फिटनेस नहीं चाहिए, केवल रोग प्रमाण पत्र पर चिकित्सक की स्पष्ट अभिशंसा होनी चाहिए। यह अवकाश 120 दिन तक डीडीओ एवं उससे अधिक होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। 120 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, 120 दिन तक डीडीओ ये छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। 2004 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का एनपीएस प्राण नंबर ऑनलाइन जारी करने हेतु कार्मिक व नियोक्ता द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार के प्रोसेस बताने का श्रम करें। नए अपडेट के अनुसार अब जीपीएफ ऑफिस ऑफलाइन प्राण के फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे। कार्मिक अपना फॉर्म भरकर डीडीओ को देंगे एवं डीडीओ उसे एनएसडीएल साइट पर नोडल ऑफिस लॉगिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इस हेतु यूज़र आईडी SGV नंबर +00 होगा और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट NSDL@123 होगा। इस प्रक्रिया से नए प्राण नंबर जनरेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किसी कार्मिक को NSDL लॉगिन से एनपीएस अकाउंट देखने का पासवर्ड याद नहीं है, अब पासवर्ड रीसेट कैसे होगा? इसके लिए देखिए क्या करना है। NSDL साइट पर प्राण अकाउंट देखने के लिए यूज़र आईडी कार्मिक का प्राण नंबर होता है। पासवर्ड याद नहीं है तो साइट पर फॉरगॉट पासवर्ड से रीसेट कर इस हेतु मोबाइल पर OTP भी आ जाएगा, उससे देख सकते हैं। किसी कार्मिक का 2 विषयों की DPC लिस्ट में नाम है तो क्या उसे किसी एक विषय से नाम हटवाने के लिए भी संशोधन हेतु परिवेदना देनी पड़ेगी क्योंकि वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हेतु उपस्थित होना चाहता है। दोनों विषयों की काउंसलिंग होने पर उसे एक ही काउंसलिंग में उपस्थित होना और दूसरी में उपस्थित नहीं होने पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस विषय पर वह शामिल होना चाहता है उस विषय की काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए व्यर्थ में चिंतित ना हो। टीए बिल बनाते समय डे टाइम में 2 PM से समय जोड़ रहे हैं, जैसे 9 AM to 4 PM तक कुल समय 7 घंटे हैं, जबकि पे मैनेजर पर 2 घंटे ही आ रहा है, जिसके कारण डीए रेट नहीं आ रही। समाधान बताओ। यह टेक्निकल समस्या है, ब्राउज़र बदल कर बाद में कोशिश करें, ये समाधान हो जाएगा। अगर किसी कार्मिक का अप्रैल मंथ में एनपीएस कुछ 251 रुपये कम काट दिया गया है तो इसका समाधान क्या होगा? कार्मिक की एसएसओ की आईडी से 251 रुपये का एनपीएस का चालान जनरेट होगा। आरएससीआईटी की पुनर्भरण राशि का बजट हेड कौन सा है? हमारी आरएससीआईटी मद की राशि आज तक प्राप्त नहीं हुई, कृपया अवगत करवाएं। सरकार ने सभी शिक्षकों से आरएससीआईटी करवाई, उसके बाद पुनर्भरण की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। आरएससीआईटी शुल्क का पुनर्भरण कार्यालय मद 05 से बिल आहरित कर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। अतः कार्यालय मद 05 में पहले ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र भरकर बजट की डिमांड करें, उसके बाद ये राशि आरएससीआईटी की प्राप्त हो जाएगी।
किसी विकलांग कार्मिक का विकलांग भत्ता वित्तीय वर्ष 2019-20 में मध्यावधि अवकाश और शीतकालीन अवकाश का नहीं काटा गया था। अब उस कार्मिक से विकलांग भत्ते की रिकवरी कैसे की जाए? वसूली की राशि की गणना अनुपातिक दिनों के आधार पर करें। साथ ही वसूली का एक कार्यालय आदेश बनावें एवं अगले महीने के वेतन में से ROP में वसूली करें। आप चाहे तो ई-ग्रास से अधिक भुगतान की वसूली के हेड 0202-01-102-03-02 में चालान भी बना सकते हैं। यदि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया परंतु 48 घंटे तक भी ई साइन नहीं हो पाए, बाद में हो जाए या नहीं हो पाए, इस स्थिति में क्या करना होगा? कोई समाधान हो तो बताएं। बिल ट्रेजरी से रिवर्ट करावें, फिर DDO स्तर से बिल रिवर्ट कर उसे डिलीट करें, फिर वही बिल नंबर लगाकर नए बिल की तरह पुनः प्रोसेस करें तो ये कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, मास्टर डाटा वेरीफाई होने के बाद किसी कार्मिक के फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की क्या प्रोसेस है? कर्मचारी की ID से रिक्वेस्ट जनरेट करें, जिसे DDO को फॉरवर्ड करें, वे HOD को फॉरवर्ड करेंगे। HOD से अप्रूव्ड होने पर इसमें सुधार हो जाएगा।